Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So, finally, we are at the last topic of our syllabus, chapter number 12. है ना? You all must be thinking ये last chapter कैसे हुआ? ये या तो सेशन का लास्ट चैप्टर होता है हर साल, या फिर सेशन का पहला चैप्टर होता है। ठीक है, अगर बैच टाइम से शुरू होता है तो पहला चैप्टर यही होता है। ठीक है, उसका भी कारण बताऊंगा क्यों, क्योंकि अब इंट्रोडक्टरी क्लास थोड़ी लॉजिकली चलाएंगे, थोड़ा टाइम लग जाए चाहे से, फिर चाहे से अपन स्पीड पकड़ के थोड़ा सा आपके लिए प्रैक्टिस सेशन के लिए, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, है ना। ठीक है, तो जब बैच चालू होता है तो ये अगर टाइम से चालू हो जाता है तो ये क्या होता है, पहला चैप्टर होता है। ठीक है, और अगर नहीं शुरू हो पाता है टाइम से, जैसा कि आप लोगों का नहीं शुरू हुआ था इस साल, तो फिर ये आखिरी चैप्टर होता है, क्योंकि इसको हर कोई सोचता है कि देखेंगे बाद में, देखेंगे बाद में, देखेंगे। ठीक है, अब पहला चैप्टर होना चाहिए कायदे से, ये बैच टाइम पे शुरू होना चाहिए। पहली बात लॉजिकली तो ये होना चाहिए कि बैच टाइम पे शुरू होना चाहिए, और ये पहला चैप्टर ही होना चाहिए क्लास 12 का। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि क्लास 10th एंड 11th में जो अपन सीख के आए हैं ना, वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है यहाँ पे इस चैप्टर से। अपन ने क्लास 10 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा था, दैट वाज लीनियर इक्वेशंस। याद है आपको? याद है? उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन, ये तो था 10th में, ये तो था 10th में, राइट। उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन अपन ने 11th में सीखा। ये लीनियर इक्वेशंस जो है इक्वल इनइक्वालिटीज हो गई थी, याद है? इनइक्वालिटीज हो गई थी। और अब इसका और मॉडिफाइड वर्जन क्या है, 12th में है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसका और मॉडिफाइड वर्जन, ये इधर से इधर आया, ये इधर से इधर आया। समझ आया? अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग एज ए टॉपिक की बात करें तो उसमें लीनियर इक्वेशंस का भी रोल है और लीनियर इनइक्वालिटीज का भी रोल है, दोनों का ही रोल है। ठीक है ना। और इस टॉपिक से, यानी कि लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज या लीनियर प्रोग्रामिंग, इन तीन टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो इन तीन टॉपिक से बैच स्टार्ट करने में बच्चा कंफर्ट जोन में रहता है। हमें सीधे पहले इंटीग्रल डिफरेंशिएशन में तो बच्चा पहले ही डर जाता है, मैथ्स ही छोड़ देता है बच्चे को, है ना। और इस टॉपिक से मैं स्टार्ट करता हूं ना, तो इवन एक कॉमर्स स्टूडेंट या एक एवरेज स्टूडेंट को भी लगता है कि हाँ 12th में मैं निकाल लूंगा, उसको लगता है कि मैं निकाल लूंगा। इसीलिए कारण है कि इस चैप्टर से अपना बैच स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि अपन ने 10th का बैच स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो, अगर आप थे उस टाइम, दोनों ही थे आप लोग, है ना। तो आपको याद होगा, तो अपन ने ऐसे ही कुछ इस चैप्टर से लीनियर इक्वेशंस टाइप के ही, क्योंकि मैं जनरली करता हूँ इसी चैप्टर से, क्योंकि इस पे बच्चा कंफर्ट जोन में रहता है। इक्वेशंस बनाना, इक्वेशन के साथ खेलना, इक्वेशन को जोड़ना घटाना, मजा आता है बच्चे करने में, है ना। यूज टू हो जाता है, यार ये बढ़िया चीज है, एक्साइटिंग चीज, इंटरेस्टिंग चीज है। तो मैं 12th का बैच भी हमेशा इसी से स्टार्ट करता हूँ, आपका भी करता, लेकिन अगर आप लेट थे तो इसलिए अपने साइड में छोड़ दिया। तो ये तो हो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अब सर मुद्दा क्या है वो तो बताओ। सो मुद्दा यही है बेटा, लीनियर इक्वेशंस में क्या था, लीनियर इनइक्वालिटीज में क्या था, वो का वही मुद्दा। लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे पहली वर्ड, इसके शब्द को तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। सो लीनियर वर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? एनीथिंग ऑफ डिग्री 1, एनीथिंग ऑफ डिग्री 1। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन, डिग्री 1 की इक्वेशन। लीनियर इनइक्वालिटी, डिग्री 1 की इनइक्वालिटी। सो लीनियर प्रोग्रामिंग में हर कुछ किस से चलेगा? डिग्री 1 से चलेगा, डिग्री 1 से चलेगा। फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशंस कैसे सीखी थी अपन ने डिग्री 1 में, याद हो अगर आपको? कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 10, ऐसे कुछ थी। फिर इनइक्वालिटीज, मान लो इसी की इनइक्वालिटी में बना दूं, तो इक्वल टू का साइन जो है इनइक्वालिटी के साइन में चेंज हो जाता है, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरीके के साइन। जैसे मान लो ग्रेटर देन 10 लिख दिया मैंने, तो ये इनइक्वालिटी हो गई। खुशी समझ आ रहा है? ये इक्वेशन है, ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, दोनों में डिग्री 1 है, एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1, एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1। ठीक है सर, इसका नाम लीनियर कैसे पड़ा? ये अपन 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसका नाम लीनियर इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज अ लाइन, दैट इज ए लाइन। तो इस लीनियर में लाइन छुपा हुआ है। ठीक है ना। सो 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 को प्लॉट करोगे, ग्राफ में ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंट करोगे इसको, तो वी विल गेट अ लाइन, है ना। सो इसीलिए उससे उसका नाम पड़ गया लीनियर। समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर है सबको? सारी बात है। सर फिर ये प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग मीन्स समथिंग गिवन विद सम कंडीशंस। प्रोग्राम्ड, कोई चीज प्रोग्राम्ड होती है। जैसे मैंने कहा आज मेरा प्रोग्राम है, तो मैं प्रोग्राम में एक पूरा सिस्टम सेट करके आया हूँ। मान लो कि सपोज करो हमारे घर में शादी है, प्रोग्राम होता है वहां पे, तो पूरा सिस्टम सेट होगा, 4 बजे लेडी संगीत, 5 बजे ये, ऐसा नहीं कि उठ के कभी भी चलेगा, कुछ भी कर लिया। सो कुछ गिवन कंडीशन से मेरी जो इनइक्वालिटीज हैं या मेरी जो इक्वेशंस हैं या पॉलिनोमियल भी हो सकता है, तीनों चीजें आ सकती है। लीनियर पॉलिनोमियल को भी शामिल करो, इसका भी रोल है इसमें।
मतलब लीनियर वर्ड से रिलेटेड हर एक चीज का रोल है इसमें, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल ले लो, है ना। तो कुछ पॉलिनोमियल्स लीनियर पॉलिनोमियल, कुछ इक्वेशंस भी हो सकती है, कुछ नहीं, कुछ है ना कंडीशंस के अंडर प्रोग्राम्ड है ना। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या पड़ गया, लीनियर प्रोग्रामिंग। एनीथिंग ऑफ डिग्री 1 when it is programmed under such some conditions, some circumstances, some restrictions भी कहूंगा मैं, some restrictions, कुछ पाबंदियां भी लग जाएंगी, तो उस पूरी टॉपिक का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। और वो हमारे सामने एक समस्या बन के आ जाती है, इसलिए उसका नाम हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, शॉर्ट में कहते हैं LPP। समझ आया। वो हमारे सामने एक समस्या बन के आती है। अभी मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लूंगा कि ऐसी कौन सी समस्या आ गई सर जो इतनी, जिसमें पॉलिनोमियल भी घुस गया, आपका इक्वेशन भी घुस गया, जिसमें एक ऐसी कौन सी समस्या, समस्या तो बताओ। तो स्टार्ट करूंगा अभी समस्या से मैं, उसकी पहले समस्या से स्टार्ट करूं या पहले समस्या से स्टार्ट करूं पहले। ओके, सो लेट्स टेक ए प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम सुनना, बड़ी गंभीर समस्या है, आपके शायद एग्जाम्पल नंबर 1 भी यही है ना। तो मैं ऐसे कैजुअली बताता हूँ। एक कारपेंटर है, उसके पास एक कारपेंटर है, थोड़ा इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ। सुनना ध्यान से, जितनी ध्यान से आप समस्या सुनोगे ना, उतने ध्यान से आपको इंटरेस्ट आएगा टॉपिक में कि यार ये टॉपिक पढ़ते हैं, है ना। कारपेंटर, हालांकि एट द एंड ऑफ द मोमेंट इंटरेस्ट आता नहीं है किसी चीज में, बस ये होता है खत्म हो जाए बस टॉपिक। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। एक बार भूल जाओ कि एग्जाम है, 10 दिन के बाद एक बार के लिए भूल जाओ एग्जाम है, ऐसे मानो कि अब सेशन के स्टार्ट में ये चैप्टर पढ़ रहे हो, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। और आपका, मेरा मेन पर्पस है कि आपको टॉपिक में इंटरेस्ट आ जाए, फिर आप सारे क्वेश्चन कर दोगे, है ना। सो लेट्स से देयर इज अ कारपेंटर। उस कारपेंटर के पास बड़ी समस्या है, उसके पास 50,000 रुपए ही हैं इन्वेस्ट करने को। कितने रुपए हैं इन्वेस्ट करने को, 50,000, ठीक है। 50,000 रुपए ही है उसके पास बेचारे के पास इन्वेस्ट करने को। अब वो इन्वेस्ट कैसे कर सकता, कारपेंटर है तो लकड़ी की चीजें लाएगा। मतलब कारपेंटर वेंडर मान लो, बनाता नहीं है वो, बस टेबल कुर्सियां खरीदता है और बेच देता है। ही इज लाइक ए वेंडर ट्रेडर, है ना, बनाता नहीं है, ट्रेडर है एक तरीके से मान लो। सो उसके पास एक गोडाउन भी है, उसके पास एक गोडाउन भी है, उस गोडाउन में वो चीजें खरीद के लाता है। लेट्स से ये इसका गोडाउन, ठीक है। अब वो जो उसका गोडाउन है ना बेटा, उसकी भी एक समस्या है, उसके पास मिनिमम जो कैपेसिटी है वो 50 आइटम ही रखने की है। 50 आइटम, एक गोडाउन एक फिक्स, हाँ फिक्स कैपेसिटी का ही तो होगा ना गोडाउन, जैसे मेरा 10x20 का है, 50x30 का है, जो भी एनीथिंग, तो उसमें 50 आइटम रख सकता है। 50 आइटम मतलब, अच्छा एक और चीज, ये कारपेंटर क्या है, दो ही चीजों में डील करता है, और हर एक क्वेश्चन में इन दिस चैप्टर यू विल गेट ए प्रॉब्लम, इसके अंदर दो ही चीजों से डील होगा। उसका कारण है क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। उसका भी कारण है क्योंकि हम 3D में नहीं पढ़ सकते इसको, लीनियर प्रोग्रामिंग को हमको 2D में ही पढ़ना है। 2D में दो ही वेरिएबल मिलेंगे, तो हर एक क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन को भी मैं दो चीजों से रिलेट करूंगा, और हर एक प्रॉब्लम दो ही चीजों से रिलेट होगी, तीन चीजों से रिलेट नहीं होगी। तो ये भाई साहब जो है ना कारपेंटर, ये दो चीजों में डील करते हैं। कितनी चीजों में, दो चीजों में। या तो ये बनाते हैं टेबल्स, मतलब बनाते क्या, मतलब बेचते हैं, मतलब डील करते हैं टेबल्स में, या फिर चेयर्स, चेयर्स एंड टेबल्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेयर्स मान लो वो 50 ले, चेयर्स मान लो वो 20 ला सकता है, टेबल्स मान लो वो 30 ला सकता है, टोटल 50 ही रख सकता है गोडाउन में। मतलब उसकी दुकान मान लो, शोरूम मान लो, जो भी मान लो, क्योंकि आदमी लाएगा दिखाएगा तो ही तो बेचेगा। समझ में आई बात। अभी मेरी दुकान है तो मुझे कुर्सी ला के रखनी पड़ेगी, फिर मैं दिखाऊंगा कि भैया ये कुर्सी है इतने रुपए की, तभी तो वो बिकेगी। तो मेरी दुकान में 50 आइटम ही रख सकता हूँ, और मैं दो ही चीजें रखता हूँ, या तो टेबल या कुर्सी, बस इस चीज के लिए मैं फेमस हूँ। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट। अब मेरे पास 50,000 रुपए, मुझे बाजार जाना है, कुछ टेबल्स लानी है, कुछ कुर्सियां लानी है, रखनी है, दिखानी है, बेचनी है, और बेच के प्रॉफिट कमाना है। यही मेरा एक किसी भी बिजनेसमैन का उद्देश्य होता है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। जो टेबल्स है ना बेटा, उसको मैं लाकर, दिखाकर, बेचकर, ढाई लेट से 500 रुपए का प्रॉफिट कमाता हूं। लाया, दिखाया, बिक गया, 500 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। और जो चेयर्स है ना बेटा, चेयर्स है ना, उस पे मैं 250 का ही प्रॉफिट कमाता हूँ। समझ में बात। ठीक है। अब इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, ये तो है प्रॉफिट, ये तो है प्रॉफिट। इसकी जो कॉस्ट प्राइस के आगे लिख देता हूँ, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है टेबल की, एक टेबल की जो कॉस्ट प्राइस है वो है लेट से 2,500, 2,500। और एक चेयर की जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो है लेट से 1,000 मान लो। ये सारी सिचुएशन आपने देख ली।
मेरे को 1000 रुपए की एक कुर्सी लानी है, मेरे को 2500 रुपए की एक टेबल लानी है, रखनी है, दिखानी है, बेचनी है। जब मैं बेचूंगा तो चेयर को बिकने में तो मेरे को कितने रुपए मिलेंगे? 250 रुपए। और टेबल को बेचने पे आपको कितने रुपए मिलेंगे? 500 रुपए। अब लेट्स से कि वो कारपेंटर आप हो, या वो जो वेंडर है वो आप हो, तो आपका काम क्या होगा एज ए बिजनेसमैन? आपका काम क्या है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना, उस 50,000 रुपए से ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाना, यही आपका टारगेट है। तो आप पैसे कैसे बनाओगे? प्रॉफिट कमा के। तो लेट्स से कि आप टेबल बेच के 500 रुपए कमाते हो, चेयर बेच के 250 रुपए कमाते हो, तो आपके माइंड में पहली चीज क्या आएगी कि यार सारी की सारी टेबल ले लूं, सारी की सारी टेबल ले लूं, ज्यादा उसमें बचता है, 500 रुपए उसमें बचता है, तो सारी की सारी क्या ले लूं मैं? टेबल ले लूं। तो सारी की सारी टेबल ले लेगा तो मुझे एक चीज बता, एक टेबल के 2500 रुपए ब्लॉक हो जाते हैं। टेबल आएंगी, नंबर ऑफ टेबल्स तो कम आएंगी ना, नंबर ऑफ चेयर्स तो ज्यादा आ जाएंगी, 1000 रुपए की एक चेयर है। तो अब आप देखो सिचुएशंस कैसी हैं, बड़ी समस्या है उस कारपेंटर के आगे। वो अगर एक टेबल लेने जाता है तो उसके 2500 रुपए लगते हैं, तो वो नंबर ऑफ टेबल्स अगर खरीदने जाए तो कम में कम मिलेंगी उसको नंबर ऑफ टेबल्स, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा है। और नंबर ऑफ चेयर्स जो हैं वो ज्यादा मिलेगी, लेकिन उसमें प्रॉफिट कम है, लेकिन उसमें प्रॉफिट कम है। तो अब वो सोच रहा है कि मैं क्वांटिटी पे जाऊं या कैसे करूं, तो उसको इस तरीके से बैलेंस करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, उससे ज्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता हो। तो आपको उसकी हेल्प करनी है कारपेंटर की, और उसे बताना है कि भैया इस 50,000 रुपए में तू इतनी तो चेयर ले आ और इतनी तू टेबल ले आ। क्या हुआ, खुशी, नींद आ रही है? जाओ मुदो, क्या पक्का? हाँ, हमको उसको हेल्प करनी है कि कितनी तो चेयर लानी है और कितनी टेबल लानी है, ताकि उसका 50,000 रुपया भी कवर हो जाए। और उसकी, अच्छा, उसके साथ कैपेसिटी भी ध्यान रखना। वो ऐसा नहीं है कि सर आना एक काम करो, आप है ना 2,000 टेबल लिया, अरे रखेगा कहाँ, 50 की कैपेसिटी है। सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए उस 50,000 रुपये को आपको यूटिलाइज करना है। ये पूरी प्रॉब्लम जो है ना, इस प्रॉब्लम को अभी अपन प्रेजेंट करेंगे, और प्रेजेंट करके जो वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम बनेगी, दैट प्रॉब्लम विल बी कॉल्ड एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनने वाली है, अभी बता रहा हूँ। ये सारी प्रॉब्लम है ना लीनियर फॉर्म में बनेगी, डिग्री 1 में बनेगी, चेक कर लेना अभी, आप बनाते हैं अभी अपन। ठीक है, ऐसी बहुत सारी समस्या हो सकती हैं। खुशी को पहाड़ पे जाना है फॉर फिजिकल वर्कआउट, है ना? पहाड़ पे जाना है तो खुशी कहेगी कि मैं बस चली जाती हूँ उठ के, लेकिन समस्याएं भी हैं। समस्या क्या है कि बारिश आ गई, ठीक है, पहली समस्या बारिश आ गई। दूसरी समस्या आ गई, वहां पे बंदर आ गए, है ना? तीसरी समस्या आ गई कि हफ्ते में 3 ही दिन जा सकते हैं, अलाउड है 3 दिन, 3 दिन ही खुलता है, कोई गेट है जो 3 दिन ही खुलता है। तो ये तो है आपका आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो तो है पहाड़ पे जाना, लेकिन आपके सामने समस्याएं भी हैं। उसका ऑब्जेक्टिव तो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, लेकिन उसके सामने समस्याएं भी हैं। समस्या नंबर 1, 50,000 रुपये सीमित है। समस्या नंबर 2, 50 की कैपेसिटी सीमित है। समस्या नंबर 3, टेबल में प्रॉफिट ज्यादा है लेकिन टेबल का इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, और चेयर में प्रॉफिट कम है तो उसका इन्वेस्टमेंट भी कम है। तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने। ठीक है, अब सुनना। जो चीज आपको चाहिए, अभी मैं पूरा नोट्स भी लिखवाऊंगा, जो चीज आपको चाहिए उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी मैं रफली बता रहा हूँ सारी बात, है ना? अभी फेयर करवा दूंगा। उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और उसको किससे डिनोट कराते हैं? जेड से, कैपिटल लेटर जेड से। ये इस टॉपिक के कुछ रूल्स। उसको किससे डिनोट कराते हैं? ठीक है, अच्छा। अब जेड के ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जैसे अभी खुशी का पहाड़ पे जाना ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, है ना? तो और जरूरी नहीं है हमेशा मैक्सिमाइज करना ही प्रॉफिट होता है। लेट से कॉस्ट की बात है तो कॉस्ट को बढ़ाना कौन जाएगा? कॉस्ट को तो घटाना चाहोगे, तो मिनिमाइज करना भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जरूरी नहीं कि मैक्सिमाइज करना ही आपका जो है ऑब्जेक्टिव बनेगा। टू मैक्सिमाइज, ऐसे फ्लो में रुक जाता है ना, सारा फ्लो बिगड़ जाता है। टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ये तो है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए आप उसको सॉल्यूशन क्या दोगे? आप उसको सॉल्यूशन ऐसे ही तो देंगे कि अच्छा, इसमें यह भी अज्यूम किया जा रहा है कि वो जितने भी टेबल्स एंड कुर्सियां लाके रखेगा वो सारी की सारी बिकेंगी, ऐसा नहीं कि कुछ रह जाएंगी, है ना? तो जो भी लाएगा वो बिक जाएंगे एक तरीके से, है ना? तो आप उसको सॉल्यूशन कैसे लाके दोगे कि भैया जैसे तनिष ने सॉल्यूशन दिया कि एक काम कर, 50 की कैपेसिटी है, तू 25 तो कुर्सियां लिया और 25 टेबल लिया, आधे आधे में, क्योंकि पहला दिमाग हमारा वही कहता है ना? कि खुशी थोड़ा मान लो प्रैक्टिकल सोच के आई है, तो खुशी कहेगी एक काम कर, टेबल थोड़ी ज्यादा ला, 30 टेबल लिया और 20 वो लिया। फिर तनिष बोलेगा पागल है, ला ही नहीं सकती, पैसे 50 जा रहे हैं, है ना? तो बहुत सारी बातें अभी सामने आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी आएंगी, है ना?
तो आप कुल मिला के सोल्यूशन दोनों लोग उसके पास जाओगे एज ए फ्रेंड, तो आप यही कहोगे ना कि इतनी टेबल ला, इतनी कुर्सी ला, इतनी टेबल ला, इसके अलावा और क्या कह सकते हो? ऐसे तो कहोगे नहीं कि तपस्या कर ले। क्या सोल्यूशन क्या दोगे? इन मतलब सोल्यूशन के अंदर आप उसको स्टेटमेंट क्या दोगे? यही दोगे कि इतनी टेबल ला, इतनी कुर्सी ला, और क्या कहोगे? नहीं कर सकते। तो जो भी आप उसको सॉल्यूशन दे रहे हो उसको आप एक्स एंड वाई मानोगे, बिकॉज वी आर डीलिंग इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, है ना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप नंबर ऑफ टेबल्स को मान लेंगे एक्स। नहीं, वो प्रॉब्लम वो आपको बताएगा कि ही डील्स इन ओनली टेबल्स एंड चेयर्स। नहीं, नहीं आ सकता, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग इन 3D। हम 3D के अंदर डील कर ही नहीं रहे, है ना, हम 2D के अंदर ही डील कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारे कोर्स में आउट ऑफ द कोर्स है। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर? तो हमने क्या कहा, सबसे पहले अपन टेबल्स एंड चेयर्स की बात करेंगे। तो मैं देख एक लाइन लाइन लिखता हूँ, ध्यान से सुनना। लेट द नंबर ऑफ चेयर्स, टेबल्स कुछ भी ले लो, बी एक्स, बी एक्स, एंड लेट द नंबर ऑफ चेयर्स बी वाई। अभी इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हैं, वो अभी मैं लिखवाऊंगा अभी से, अभी बीच बीच में, जैसे अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक टेक्निकल टर्म है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो बीच बीच में आएगा तो मैं बताऊंगा ना। तो अब सुनना ध्यान से, नंबर ऑफ टेबल्स कितनी मान ली आपने, और नंबर ऑफ चेयर्स कितनी मान ली आपने, वाई। तो आप मुझे बताओ, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि जेड होता था वो क्या बनेगा? ध्यान से सुनना। कितनी टेबल्स? एक्स। एक टेबल में कितना प्रॉफिट? 500। तो एक्स टेबल्स में 500x का प्रॉफिट। ठीक है, सुनना ध्यान से। प्लस एक, सॉरी ये टेबल्स लिख दिया वापस, यहाँ पे चेयर्स है ना। एक चेयर की कॉस्ट कितनी है, मतलब एक चेयर की प्रॉफिट कितनी है? 250। और कितनी चेयर ला रहे हो आप? वाई। सो 250y। तो आप मानते हो ये आपका प्रॉफिट है? भाई एक टेबल पे आपको 500 रुपए का प्रॉफिट है, और कितनी टेबल बेच रहे हो, लाके बेच रहे हो, एक्स। और एक चेयर पे आपका 250 रुपए का प्रॉफिट है, और एक कितनी चेयर लाके बेच रहे हो आप? वाई। सो 500x प्लस 250y, दिस थिंग इज योर, this thing is your profit which is to be maximized, and this is a linear polynomial into variable, yes or no? This is a linear polynomial in, so it is to be maximized, is to be maximized। तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया। ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल को एज ए लीनियर फंक्शन भी कह सकते हैं ना। z आपका वो लीनियर फंक्शन मिल गया जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे सामने समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या है कि 50,000 रुपये है मेरे पास, या फिर उससे भी छोटी समस्या की बात करेंगे, कैपेसिटी 50 की है। तो लेट से समस्या नंबर 1, लेट से आपने एक्स टेबल्स खरीदी और वाई चेयर्स खरीदे, तो एक्स प्लस वाई जितना भी टोटल क्वांटिटी हो गई, ये 50 से ज्यादा नहीं हो सकती। समस्या नंबर 1 समझ आया? ये 50 हो सकती है, 49 हो सकती है, 48 हो सकती है, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं हो सकती। कैपेसिटी मेरी गोडाउन की कैपेसिटी 50 है। सो इसको कहूंगा मैं समस्या नंबर 1। अभी मैं इसको समस्या समस्या कह रहा हूँ, एक टर्म भी बताऊंगा, पूरी समस्या बता दूं पहले। इसको कहेंगे समस्या नंबर 1। दूसरी कंडीशन सुनो। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास पैसा भी तो 50,000 रुपये ही है। तो अगर आप एक्स टेबल खरीदते हो तो कॉस्टिंग कितनी आ गई? एक टेबल कितनी की? 2,500 रुपए की। सो 2,500 एक्स तो आपने इसी में लगा दिए बेटा, टेबल खरीदने में लगा दिए इतने रुपए तो। प्लस अगर आप वाई चेयर खरीद रहे थे, नंबर ऑफ चेयर्स अगर आपने वाई माना था, तो एक चेयर कितने की आती है? 1,000 रुपए की। तो 1,000 वाई, इतना इन्वेस्टमेंट आपने इस पे कर दिया, और ये टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 क्रॉस नहीं कर सकता। समस्या नंबर 2। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ध्यान से सुनो। एक्स प्लस वाई तो कैपेसिटी ये 50 क्रॉस नहीं कर सकती, और इसकी जो कॉस्टिंग है, तो एक्स 2,000 सेलिंग प्राइस क्या कह रहे हो? हाँ भाई, मेरे पास 50,000 रुपए, इससे मैं लेने जाऊंगा, तो वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है ना, मेरे लिए तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे लिए सेलिंग प्राइस थोड़ा ना। देखो मेरे पास अभी 50,000 रुपए, इस 50,000 को मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं जाके खरीदूंगा कि बेचूंगा? मैं जाके खरीदूंगा। अब मैंने 10 टेबल खरीदी, एक टेबल 2,500 की है, तो 2,500 इंटू 10 मेरे 25,000 रुपए लग गए ना इसमें। अब बचे 25,000 रुपए मैं चेयर में खरीदू, तो मैं 50,000 क्रॉस नहीं कर सकता, तो वो तो खरीदने पे क्रॉस नहीं कर सकता ना। मैं तो खरीदने पे कॉस्ट नहीं कर सकता, मैं सेलिंग प्राइस में घुसूंगी। दो ही बातें, प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट को तो बढ़ाना है, और कॉस्ट प्राइस मेरी सीमित है, 50,000 से मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। समझ गए? अब एक जो चेयर है वो 1,000 रुपए की है, और मैं वाई चेयर खरीद रहा हूं, तो 1,000 वाई, दिस इज माई इन्वेस्टमेंट ऑन चेयर। तो इसका इन्वेस्टमेंट, इसका इन्वेस्टमेंट, दोनों इन्वेस्टमेंट
कैन नॉट क्रॉस 50,000, सो लेस देन इक्वल टू 50,000। समस्या नंबर 2, इसको छोटी बना दो, आप 0000 काट दो, बात की बात है ना, इनको छोटा भी बना सकते हैं, लेट से बना दो। तो किससे कट रहा है ये, देखो 000000, फिर 5 से और काट दो, तो 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 500 से 500। ठीक है, डन। तो ये आ गई मेरी समस्या नंबर 2। अब समस्या नंबर 3, हमेशा 3 और 4 ये दो समस्याएं हमेशा छुपी हुई रहती हैं। वो कई बार स्पेसिफाई कर देता है, कई बार नहीं भी करता है, अंडरस्टूड माननी जाती है कि आपको पता होगी। वो समस्या ये है कि आप टेबल कितनी भी खरीदो, नेगेटिव थोड़ा खरीद सकते हो। ऐसा खरीद सकते हो कि -3 तो टेबल ले ली, क्योंकि अगर वैसा खरीदना होता, अगर ऐसा पॉसिबल होता कि मैं -3 टेबल खरीद लेता, तो फिर बहुत सारे और केसेस भी बन जाते, क्योंकि क्या करता उसका लॉस में उधर कवर कर देता। लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं -3 टेबल खरीदूं, है ना। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं -5 वो खरीदूं। मैं टेबल और कुर्सियों की संख्या जो एक्स और वाई मान के बैठा हूं, वो 0 या 0 से ज्यादा मैं कहूंगा कि मैं टेबल खरीदूंगा ही नहीं, हटाओ, तो एक्स की वैल्यू 0, ना तो उस पर कॉस्ट लगी ना उस पर प्रॉफिट मिला। ज्यादा होगा कि मैं वाई की वैल्यू जो है 0, मिनिमम 0 मान सकता हूं, लेकिन 0 से छोटी नहीं मान सकता हूं। सो समस्या नंबर 3 और समस्या नंबर 4 अंडरस्टूड होती है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है सारी बातें। ये दो समस्याएं आपको वो कह भी सकता है और आपको मना मतलब नहीं भी कह सकता है, दोनों ही बातें हैं। ये जो 4 समस्याएं, खुशी क्या ध्यान दे रहे हो, जो मैं कह रहा हूं उधर ध्यान दो ओनली। ये जो 4 समस्या हैं इनको कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। इनको क्या कहते हैं, क्लोज द बुक एंड लिसन टू माय वर्ड्स केयरफुली, है ना। ऐसे मानो ये 4 नंबर अगर चाहिए तो बिल्कुल कान खोल के सुनना है, इधर उधर ध्यान लगाना ही नहीं है। ये जो 4 समस्याएं हैं इनको क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स। बिकॉज टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं आधे 1 नंबर के, इनको क्या कहते हैं, जस्ट इस बात पे क्वेश्चन आ जाता है, बच्चा केवल क्वेश्चन करके जाता है। सो इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है हर्डल्स या रुकावटें। सो एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हो, है ना। सो इस वाले टॉपिक के अंदर इसको जो टेक्निकल टर्म दिया गया वो क्या दिया गया, कंस्ट्रेंट्स। क्या दिया गया, कंस्ट्रेंट। इसके अंदर जो ये लास्ट के 2 कंस्ट्रेंट्स हैं इनको कहा जाता है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। क्या कहा जाता है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। इट्स जस्ट स्पेसिफाइज कि आपका एक्स और वाई नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये भी रुकावट है हमारे लिए एक तरीके से। सो इसको क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। ये आपको दे भी सकता है और अंडरस्टूड, वो ऐसे मान सकता है कि आप जानते हो, अंडरस्टूड है ये। ठीक है, यहां तक कोई बात प्रॉब्लम। सो अब आपको क्या करना है, ये अच्छा कितने मिलेंगे कंस्टेंट्स, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स को एक बार हटा दें तो मैक्सिमम 3 कंस्टेंट आपको मिल सकते हैं। जैसे अभी नॉन नेगेटिव कंस्टेंट को हटाने के बाद 2 है मेरे पास, 1 2, तो ये मैक्सिमम आपको क्वेश्चन में कितने मिलेंगे, 3 कंस्टेंट मिल सकते हैं। और मिनिमम जो है वो 1 है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3। अब वो क्वेश्चन किस हिसाब से सेट करता है वो उस पर डिपेंड करेगा। ये कंस्टेंट्स को मद्देनजर रखते हुए उस लीनियर पॉलिनोमियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है। इस पूरी प्रॉब्लम को कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, क्योंकि ये लीनियर है और ये इन कंस्टेंट्स के चलते प्रोग्राम्ड है। इन कंस्टेंट्स के चलते ये प्रोग्राम्ड है। therefore the topic name is linear programming and the problem will be called as linear programming problem. Is this thing clear to you? Okay. जो आप फाइनली आंसर दोगे ना उसको कि यार एक काम कर 10 तो चेयर लिया, 25 15 ये लिया, जो भी लिया, तो वो जो फाइनल आंसर होगा ना, उस फाइनल आंसर को कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का सिंपल सा मीनिंग होता है द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। क्या कहा मैंने, द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। भाई एक्स तो इतनी हो जाएगी और वाई इतनी हो जाएगी, आपका आंसर कुछ ऐसा ही आएगा, एक्स इतनी वाई इतनी, यही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको निकाल के देना है। कई बार ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलता भी है और कई बार ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं भी निकलता है। ऐसे प्रॉब्लम्स भी आएंगी कि निकल ही नहीं पाएगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ये भी कर लो वो भी कर लो ये भी कर लो वो भी कर लो, इससे बड़ा और प्रॉफिट आने के चांसेस है, इससे बड़ा और प्रॉफिट आने के चांसेस, इससे बड़ा और प्रॉफिट आने के चांसेस है। तो उसमें हम क्या कहेंगे, देयर इज नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। या कॉस्ट कम करते जाए तो और कम करने के और कम करने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, अब बाकी के कुछ जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे फीजिबल रीजन क्या होता है, वो जब मैं अब अभी अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे अभी इसको सर सॉल्व कैसे करें, बात ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें, तो वो जब वो सॉल्व करने जाएंगे ना तो फिर उस टाइम कुछ टर्म्स और निकल के आएंगी। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। ठीक है, तो अब एक काम करें कि अपन नोट्स बनाते हैं, आ जाओ फटाफट से, और फिर एक क्वेश्चन करते हैं। आज की तारीख में इतना ही कर पाएंगे और इतना ही करना है, क्योंकि अपने को अपने माइंड में चीज जानी चाहिए, फिर 1 2 क्वेश्चन में आपको होमवर्क दूंगा, है ना। चलो
सो दिस इज टॉपिक इंट्रोडक्शन। आ जाइए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। तो आप लिखोगे या घर जाके लिखोगे? टेल मी। घर जाके लिखोगे, ओके, योर विश। तो लिख लेना लेकिन, है ना। देखो, अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, शॉर्ट में एलपीपी, इज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है यानी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देने वाली। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब बेस्ट पॉसिबल आंसर देना की प्रॉब्लम होती है। विच डील्स विथ, इसमें क्या चीज की डीलिंग होती है? मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज करना एक लीनियर फंक्शन को। एक लीनियर फंक्शन को या तो बड़े से बड़ा बनाना या छोटे से छोटा बनाना, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू को बड़े से बड़ा बनाना है छोटा। सब्जेक्ट टू सम गिवन कंस्टेंट्स, कुछ कंस्टेंट्स गिवन होंगे जिसको अपन ने ब्रैकेट में लिख दिया, क्या बोल सकते हैं अपन? रिस्ट्रिक्शंस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अच्छा जी, यस, ऑब्वियस बात है कि जो कंस्टेंट्स है वो किस फॉर्म में है हमारे पास? वैसे लीनियर इनइक्वालिटीज की फॉर्म में ही होते हैं, बट इक्वेशंस भी मान लो, क्योंकि करीब करीब वो पार्ट सेम ही है ना। अपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा तो अपने देखा था कि ऑफ क्लास 11 की लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशन में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो इस फॉर्म में तो आपको कंस्टेंट्स मिलेंगे, किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज की फॉर्म में। और इस फॉर्म में आपको फंक्शन मिलेगा मैक्सिमाइजेशन करने के लिए या मिनिमाइजेशन करने के लिए। यहां तक क्लियर है? अब इसके चलते कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी समझते हो? कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो अपने को सीखने। सबसे पहला तो आपके सामने मैंने बता ही दिया था अभी इंट्रोडक्शन करते टाइम, क्या आया था? क्या आया था? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। सबसे पहला क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन? The objective function is the given linear function which has to be maximized or minimized and it is denoted by the letter z। ठीक है ना? इट इज डिनोटेड बाय द लेटर। ज्यादा जो डेफिनेशन पार्ट है उस पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, आपको चीज समझ में आनी चाहिए, है ना। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर z, जिस पे काम करना है अपने को, जिस जो अपना मेन मुद्दा है, प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव है। यस, चलें आगे। नेक्स्ट, लीनियर कंस्टेंट्स। आ जाओ, जो कंस्टेंट्स है ऑब्वियसली लीनियर फॉर्म में हमारे पास है ना, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फॉर्म में है नहीं। सो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है लीनियर कंस्टेंट्स। ये वो रुकावटें हैं, ये वो समस्याएं हैं, प्रैक्टिकल समस्याएं जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को पूरा करने के हमारे बीच में आ रही हैं। द लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज विच एक्ट एज रिस्ट्रिक्शंस, या फिर गाइडलाइन भी कह सकते हैं कि ये इतना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए। गाइडलाइन भी है एक तरीके से, इंस्ट्रक्शंस है। Subject to which the given objective function has to be maximized or minimized are called the linear constraints of the given LPP। given LPP की linear constraints मानी जाती हैं जिनके चलते आपको लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। वो एक तरीके से गाइडलाइन की तरह ट्रीट की जाती है उन लीनियर कंस्टेंट्स में। हाँ हाँ, क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िए ना। क्या? तो बेटा वो प्रॉब्लम रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम होगी। कोई एटम है उसका ये करना है, कोई मेटल है उसका ये करना है, वो प्रॉब्लम साइंटिफिक प्रॉब्लम होगी। हमारी जो बिजनेस प्रॉब्लम है करीब करीब लीनियर से सॉल्व हो रही है, ठीक है ना। प्रॉब्लम तो दुनिया में बहुत सारी है, जो भी चीज सीखिए कहीं ना कहीं काम आएगी, ठीक है ना। थ्री वेरिएबल का मतलब ये थोड़ा नहीं कि प्लेन ही है। थ्री वेरिएबल का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन प्लेन है, जैसे टू वेरिएबल का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन एक लाइन है। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को टू वेरिएबल से डिनोट करवा दिया ना अभी हमने। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है। नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स, तो उन कॉन्स्टेंट्स के अंदर दो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट छुपे हुए रहते हैं जो कि अंडरस्टूड माने जाते हैं, वो कहे या ना कहे। नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स आर द कॉन्स्टेंट्स विच स्टेट, जो बताते हैं कि जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो ना, जनरली अपन एक्स एंड वाई यूज करेंगे, यूज्ड इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम शुड बी नॉन नेगेटिव, शुड बी नॉन। इसलिए इन कंस्टेंट्स का नाम भी क्या है? नॉन नेगेटिव। दैट इज, इसका मतलब ये कंस्टेंट तो फिक्स है एक तरीके से, आपके सामने लिखे हुए भी हैं क्या? दैट इज एक्स should be greater than equal to 0 and y should be greater than equal to 0। ये होते हैं नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। आधे एक नंबर का कई बार क्वेश्चन आया कि व्हाट आर नॉन नेगेटिव, मतलब ऑप्शन में, ठीक है। नॉन नेगेटिव, ठीक है, यहां तक क्लियर सारी बात? ठीक है। नेक्स्ट देखो, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स के बाद फीजेबल रीजन। यस, अब ये फीजेबल रीजन आप एक बार, क्योंकि अपन ने नोट्स स्टार्ट कर दिए ना,
तो एक ही फ्लो में कवर करते हैं, ताकि आप जब नोट्स बनाने बैठो तो 10-15 मिनट में फटाफट से नोट डाउन कर लो। बाकी ये समझ में आपको तब आएगा जब क्वेश्चन में बताऊंगा। अभी मैंने बताया भी था, बाकी सारी चीजें मैं टर्मिनोलॉजी बताई, यही नहीं बताई, क्योंकि वो क्वेश्चन जब करेंगे तभी ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी थोड़ा बहुत समझो। फीजेबल का मतलब होता है पॉसिबल। जो चीज पॉसिबल है वो फीजेबल है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं कह रहा था पहाड़ पे जाना, तो पहाड़ पे जाना उन कंडीशंस के अंदर क्या चीज पॉसिबल है और क्या चीज पॉसिबल नहीं है, वो चीज है मेरा फीजेबल सॉल्यूशन या फीजेबल रीजन। ठीक है ना। फीजेबल मतलब पॉसिबल, ऑप्टिमल मतलब बेस्ट पॉसिबल। वो तो है पॉसिबल, वो तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, इधर से चल जाओ, उधर से चलो, इधर से चलो। अब इसमें से सबसे बेस्ट क्या है, जैसे आपका खर्चा भी कम हो, जिसका कोई एफर्ट भी कम लगे और आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए, वो है ऑप्टिमल। तो फीजेबल में से ऑप्टिमल चुना जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो, तो फीजेबल रीजन या फिर ऑप्टिमल, सॉरी, या फिर पॉसिबल रीजन क्या होता है बताते हैं अभी। सुनना ध्यान से, समझ में आ जाएगा, वैसे इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। एक मिनट सुनना। हमारे सामने जो कंस्टेंट्स आए थे वो लीनियर इनइक्वालिटी की फॉर्म में आए थे। आए थे। लीनियर इनइक्वालिटी को जब अपन सॉल्व करते थे चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 11 एक्सरसाइज 6.2 6.3, तो हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन तो एक लाइन देती है, लीनियर इनइक्वालिटी एक क्षेत्र देता है, रीजन देता है। वो या तो लाइन के इस बाजू होता है या इस बाजू होता है, क्योंकि एक 2D ग्राफ या 2D प्लेन पर आप जब भी एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो उस 2D प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वो जो लीनियर इनइक्वालिटी का रीजन होगा वो तो उस पार्ट एक पार्ट में होगा या फिर अदर पार्ट में होगा, वो कैसा भी पार्ट बन सकता है। ठीक है। तो जैसे ही मैंने लीनियर इनइक्वालिटीज ड्रॉ करी, जैसे इस केस में कितनी लीनियर इनइक्वालिटी थी? चार। दो तो नॉन नेगेटिव और दो एज पर द क्वेश्चन हमने बनाई। तो चारों के लिए कुछ कुछ रीजन आएगा। जैसे पहले लीनियर इनइक्वालिटी बना दी तो कुछ रीजन बाउंड हो जाएगा उसका, फिर दूसरे के लिए बनाई उसके लिए भी कुछ बाउंड हो जाएगा, तीसरा और चौथा नॉन नेगेटिव के लिए भी कुछ ना कुछ बाउंड हो जाएगा। तो इन चारों का जो कॉमन रीजन है दैट इज द फीजिबल रीजन। फॉर एग्जाम्पल इधर सुनो, ये एक लीनियर इनइक्वालिटी, इधर देखो मेरी तरफ, ये एक लीनियर इनइक्वालिटी। इस लीनियर इनइक्वालिटी ने कहा कि मेरा रीजन इधर है, इस लीनियर इनइक्वालिटी ने कहा कि मेरा रीजन इधर है। तो कोई कॉमन रीजन ही नहीं है, तो कोई फिजिबल रीजन ही नहीं है, तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आप कोई फिजिबल रीजन ही नहीं है तो आप कैसे उस चीज को पॉसिबल कराओगे? समझ में आ गई ना बात? ठीक है। अब इसने कहा कि मेरा तो इधर और इसने कहा मेरा इधर, तो ये जो इसके बीच का पार्ट है ये हो जाएगा मेरा फिजिबल रीजन। इस फिजिबल रीजन में से कोई बेस्ट पॉसिबल निकालोगे वो हो जाएगा ऑप्टिमल। समझ आया? ठीक है, पढ़ें। The common region determined by all the constants, including the non-negative constants of a linear program, is called the feasible region of the problem. समझ में आया? सारे कंस्टेंट जितने भी हैं, दो से तीन, एक दो तीन जितने भी वो दे, और प्लस नॉन नेगेटिव यानी चार पांच जितने भी हो गए, इन सबका एक कॉमन रीजन बनाना है, सोचना है ग्राफ के अंदर। वो कॉमन रीजन ही क्या होगा? हमारा फिजिबल रीजन या फिर पॉसिबल रीजन हो जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्यूशन रीजन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, कुछ एक टर्मिनोलॉजी वर्ड जैसे याद रखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अंडरलाइन कर देता हूं मैं। ठीक है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? सॉल्यूशन रीजन। एक तो फिजिबल रीजन नाम हो गया, पॉसिबल रीजन भी नाम हो गया इसका, और सॉल्यूशन रीजन भी नाम हो गया। दो तीन वर्ड्स। ठीक है। अच्छा जी, इस फिजिबल रीजन का हर एक पॉइंट जो है उसको कहेंगे फिजिबल सॉल्यूशन टू द गिवन लीनियर प्रोग्राम। मतलब वो जो एक पॉइंट है जैसे 3,2 5,7, ये पॉसिबल तो है कि 5 चेयर 3 कुर्सियां ले ली, पॉसिबल है ना। किसी ने कहा 7 चेयर 10 कुर्सी ले लो, पॉसिबल है। किसी ने कहा एक काम करो सर, 40 चेयर ले लो और 20 कुर्सियां ले लो, पॉसिबल ही नहीं है। 40,20 आएगा ही नहीं उसमें, मैक्सिमम 50 था, याद है? सो इट इज नॉट ए फिजिबल सॉल्यूशन, पॉसिबल ही नहीं है। आप कह तो रहे हो सर प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन वो चीज पॉसिबल भी तो हो, वो चीज पॉसिबल तो हो ना। समझ में आ गई बात? सो पॉसिबल ही नहीं है। तो उस फिजिबल रीजन, वो बाउंडेड रीजन जो बनेगा, कॉमन रीजन जो बनेगा, उसका हर एक पॉइंट क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है। इनफिजिबल सॉल्यूशन जस्ट इसका उल्टा, जो पॉसिबल नहीं है, जो कॉमन रीजन के अलावा जो रीजन बच गया, क्योंकि एक 2D प्लेन पे जब अपन कॉमन रीजन बाउंड करेंगे तो उसके अलावा बहुत सारा क्षेत्र है जो बच जाएगा। सो उस पूरे बचे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे अपन? इनफिजिबल। द रीजन अदर देन द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड द इनफिजिबल रीजन। यहां तक क्लियर है क्या सारी बात? अब सुन। हाँ, एक को ही लेंगे अपन, वो तो अपन फिर चैप्टर नंबर 6 में जैसे करते थे वो वही काम करेंगे। लीनियर इनइक्वालिटी में जैसा भी काम करते थे ना, अभी अपन मैं रिवाइज करवा दूंगा। अगर आपने क्लास 11 में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं अभी थोड़ा सा भी पढ़ा है ना, अगर आपने क्लास 11 में इतना सा इतू सा भी पढ़ा है, तो भी अगर मैं अभी बताने लगूंगा ना तो आप पकड़ लोगे, अच्छा सर हाँ ऐसे था, है ना। बिल्कुल ही ब्लैंक होगा तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, फिर मैं आपको क्या कहूँ, फिर तो मैं यही कहूंगा कि चैप्टर नंबर 6 का भी एक आध वीडियो देख के आओ। बिल्कुल ही ब्लैंक तो वो पढ़ा नहीं सकते सारा सब कुछ, है ना। ठीक है, कोशिश करेंगे।
तो बताओ कि थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटी, तो फिर पकड़ लोगे। ठीक है, अब सुनना, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या कह रहा है कि जब अपन लीनियर इनइक्वालिटी बनाते हैं, ठीक है, तो कुछ बाउंड्रीज बन जाती है, कॉमन रीजन की कुछ बाउंड्रीज बन जाती है, फिजिबल रीजन जिसको अपन कह रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाउंड्रीज के ऊपर के पॉइंट्स भी फिजिबल सॉल्यूशन में शामिल होंगे। हमारे एज ए टॉपिक की बात करें, प्रैक्टिकली तो मैं कहूं कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट टॉपिक में ऐसे प्रॉब्लम वो देगा ही नहीं जिसमें वो शामिल ना हो। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एज ए चैप्टर नंबर 12 ऑफ योर क्लास 12th में वो ऐसी प्रॉब्लम देगा ही नहीं जिसके अंदर बाउंड्रीज के ऊपर वाले पॉइंट्स शामिल ना हो। वो हमेशा ऐसा ही प्रॉब्लम देगा, जैसे अभी में लेस देन इक्वल टू आ रहा था 50,000 में भी, तो लेस देन इक्वल टू में वो लाइन बनेगी, उसके ऊपर के पॉइंट्स भी शामिल होंगे। लेस देन इक्वल टू 50 आ रहा था कैपेसिटी के हिसाब से, उसमें भी इक्वल टू आ रहा था, तो लाइन के ऊपर के शामिल होंगे। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा था भाई, तो हमेशा इक्वल 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 चारों कंस्टेंट में इक्वल 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 है। तो उस बाउंड्री जो बनेगी, उस फीजेबल रीजन की जो बाउंड्री बनेगी, उसके ऊपर के पॉइंट्स भी शामिल होंगे, यही वो बात कर रहा है। ऑल द पॉइंट्स विद इन एंड ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द feasible region are said to be the feasible solution subject to the given constraints in a linear। ठीक है, समझ गए आप इसी बात। चलते हैं आगे। ओके, अब बात करते हैं इस फीजिबल में से भी क्या चुनना है। मुझे तो ऑप्टिमल चाहिए सर, ऐसा थोड़ा ना करूंगा कि मैं एक बार एक ऑप्शन, आज तो मैं 10 कुर्सियां और 40 टेबल लिया है, फिर मैं ऐसे भी कर लूँ कि 20 कुर्सियां और 30, सब कुछ ही चाहिए, सब कुछ तो मिलेगा नहीं। एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए आपके पास। ठीक है, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, अब उस फिजिबल रीजन में से भी एक पर्टिकुलर एक फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए, फिजिबल रीजन का एक फिजिबल सॉल्यूशन जो आपको बेस्ट पॉसिबल करके दे, ठीक है ना, वो होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन, उस फिजिबल रीजन का कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो आपको ऑप्टिमल वैल्यू दे। ऑप्टिमल वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम या मिनिमम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। जैसे प्रॉफिट है तो मैक्सिमम, कॉस्ट है तो मिनिमम, बुखार है तो आप कहोगे कम से कम हो, ऐसा तो ना कहोगे कि ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर हो जाए। हाँ, और मान लो कोई वाटर बॉईल करना हो, आपका काम उससे वाटर बॉइलिंग से हो रहा है, तो आप कहोगे ज्यादा ज्यादा बॉईल। वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिफर करेगा। वैसे करीब करीब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपको बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट मिनिमाइज करना, तो आप एक फैक्ट्री ओनर हो, आपको कॉस्ट कम से कम करनी, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में मिलेंगी। हाँ, हाँ, वर्कर की एफिशिएंसी बहुत सारी, लाइट का बिल कम करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, मैक्सिमम ये करना है, मिनिमम करना है, ठीक है ना। तो समझ में आया ऑप्टिमल सॉल्यूशन, उस फिजिबल रीजन का कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो आपको ऑप्टिमल वैल्यू दे, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे फंक्शन की, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब अभी भी ये अगली वाली बात भी क्या है, एक्चुअली जब ग्राफ अपन ने बनाया नहीं है तो बतानी नहीं चाहिए, बट एज ए अपनी प्रायोरिटी ये भी है अभी कि अपन एक ही फ्लो में नोट्स को कवर करें, तो उस लिहाज से मैं बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, पकड़ना की कोशिश करना। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ एक बार के लिए। देखो बेटा, दिस इज ए 2D ग्राफ, एक कंस्टेंट है मेरा, लेट से ये, एक कंस्टेंट है मेरा, लेट से ये, ठीक है ना, और एक कंस्टेंट है मेरा एक्स एक्सिस के इधर ऊपर, वाई एक्सिस के इधर, चार हो गए नॉन नेगेटिव मिला के। सो ये मेरा कॉमन रीजन आ गया, दिख रहा है, दिख रहा है बेटा। अब इस कॉमन रीजन के अंदर तो लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं कि नहीं, बताओ, है ना। इसमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कहीं ना कहीं, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन इसी में से है, मानते हो आप, इसके बाहर तो नहीं है, क्योंकि इसके बाहर तो वो पॉइंट्स हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, जो कैपेसिटी ज्यादा करके दे रहे हैं, जो 50,000 इन्वेस्टमेंट क्रॉस करके दे रहे हैं, वो पॉइंट्स हैं इसके इर्द गिर्द, तो ठीक है ना, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं, तो पॉसिबल तो यही है। तो इसके अंदर ही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, मानते हो ना आप। कैसे निकालोगे, हजारों करोड़ों पॉइंट्स हैं। तो वो कहता है कि एक जो फिजिबल रीजन होगा ना, एक फिजिबल रीजन होगा ना, वो एक पॉलीगन बना के देगा। क्या बना के देगा, जैसे ये ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है ना, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, वो क्या बना के देगा, पॉलीगन। सो पॉलीगन के जो वर्टिसेस होंगे, जिसको अपन कह सकते हैं रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स, उसी पर उसी पर हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, और कॉमन पॉइंट्स। देखो पॉलीगन तो हमेशा बनेगा, पर ये हो सकता है, हाँ पॉलीगन नहीं बने, अनबाउंडेड रीजन बने, तो वो है उससे भी बड़ी समस्या, उसको आज डील नहीं करेंगे, उसको नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे। अभी पहले उसी की बात करते हैं, क्योंकि वो भी समस्या है, सही कह रहे हो आप, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन आने के चांसेस वैसे कम होते हैं, वो 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है एक्चुअली, वो 6 नंबर आप बैठे जी नहीं बता रहे हो तो चांसेस कम है, बट फिर भी
आ जाए तो आ जाए, कह नहीं सकते। सो क्या कहा अभी तक के लिए कि पॉलीगन बनेगा ना, तो पॉलीगन के जो वर्टिसेस होंगे ना, या फिर अपन क्या कहते हैं, कॉमन लिख दिया मैंने, कॉर्नर पॉइंट्स, जो रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स होंगे ना, उसी पे आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपके लिए फायदा ये हो गया कि इस फिजिबल रीजन के लाखों करोड़ों पॉइंट्स पे चेक नहीं करना आपको। किस पे चेक करना है? इन तीन, अगर ट्राइंगल है तो तीन, क्वाड्रिलेटरल है तो चार, और कोई भी और है जैसे पेंटागन है तो पांच, उन कॉर्नर पॉइंट्स पर ही आपको केवल चेक करना है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। उससे ज्यादा और कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो पहला काम तो फिजिबल रीजन को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके कॉर्नर पॉइंट्स को लोकेट करना है, उन कॉर्नर पॉइंट्स पे आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को पुट करना है, पुट करके देखना है ज्यादा से ज्यादा जहां प्रॉफिट है वही आपका आंसर है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है ना? सो नोट जो लिखा हुआ है वो यही बात कहता है, पढ़ लो एक बार अब। जनरली इन लीन, जनरली इसलिए कहा क्योंकि आपकी वाली बात आ गई कि अनबाउंडेड आ जाए तो क्या, इसलिए जनरली वर्ड आया कि आमतौर पे क्या होता है इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है ना, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है ना, वो आ, वो मिलता है अराइव्ड एट ए कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। अच्छा एक और चीज, कि जो पॉलीगन बनेगा ना, या तो बनेगा ही नहीं जैसा कि आपने कहा, या तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, पॉलीगन या तो बनेगा ही नहीं, बना ही नहीं, या फिर बन जाएगा, या फिर बन जाएगा। जब बनेगा ना, तब हमेशा कॉन्वेक्स बनेगा, कॉनकेव नहीं बनता इसमें कभी भी। अब बताएं कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? नहीं, पॉलीगन नहीं पता? जिसमें सारे के सारे एंगल जो हैं 180 डिग्री से छोटे हों, वो तो होता है कॉन्वेक्स। और जिसमें एक भी एंगल कॉनके 180 डिग्री से बड़ा हो जाए होता है कॉनकेव। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक हेक्सागन बना दूं मैं, लेट से, तो इसमें सारे के सारे जो एंगल्स हैं 180 से छोटे हैं, कोई भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं है 180 से बड़ा, सारे के सारे 180 से छोटे हैं, है ना। एक्यूट ऑप्टिव्स हो सकते हैं जैसे 90 से छोटे 90 से बड़े हो सकते हैं, लेकिन 180 क्रॉस नहीं करेगा। और कॉनकेव, लेट से कि कॉनकेव पॉलीगन बना के बताएं, इस तरीके का एक पॉलीगन जिसमें ये वाला एंगल देखो जरा, रिफ्लेक्स है ना, 180 से बड़ा है, तो ऐसा पॉलीगन नहीं बनेगा आपका ना। बनेगा जब भी बनेगा कॉन्वेक्स बनेगा, या तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर है? तो इसीलिए बनता ही नहीं है, क्योंकि क्या होगा, कोई लाइन ऐसे आएगी ना और कोई लाइन ऐसे जाएगी, तो इस लाइन के और इस लाइन के अगर उधर रीजन आ गया तो वो तो फिजिबल रीजन बाउंड ही नहीं हुआ, तो अनबाउंडेड रीजन बन गया, है ना। और अगर इधर और इधर करोगे तो अंदर की साइड से वो रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा ही। ठीक है ना? ठीक है ना, टेक्निकली वो बन ही नहीं सकता इसने से का। ठीक है, तो ज्यादा जोर नहीं देना इस बात पे, बस ये लिखा हुआ है देखो, जो फिजिबल रीजन है या तो पॉलीगन बनेगा तो कॉन्वेक्स ही बनेगा, अदरवाइज बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब स्टेप्स हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो एक काम करते हैं, एक प्रॉब्लम उठा लेते हैं, स्टेप्स पढ़ते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। है आपके पास ग्राफ शीट? ग्राफ शीट ही नहीं है। ग्रुप में मैसेज भी डाला था, कल बोला भी था, खुशी नहीं बोला था मैंने, लाए हो आप? चलो फिर अभी एक काम करो, अभी मत देखो, अभी मैं ही बना देता हूँ आपके लिए, फिर आप घर जाके बनाओ बाकी के। सो दिस इज अवर ग्राफ शीट। वन मोर थिंग, उसका जिक्र करना भूल गए। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मैंने क्या कहा, हर हाल में नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स तो अंडरस्टूड होंगे ही होंगे। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये रीजन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, मानते हो? एक्स भी बड़ा है जीरो से, एक्स जीरो से बड़ा यानी कि वाई एक्सिस के लेफ्ट राइट साइड, और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ऊपर और राइट में ये वाला रीजन आएगा। तो इसका जब भी आप ग्राफ बनाओ तो आप सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट को थोड़ा 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 बना देना, बाकी आप मैक्सिमम जो क्वांटिटी हो किसकी बनाना, आपके ग्राफ के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बनाना। ठीक है, क्लियर है? तो मैं इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा बस वो दिखना चाहिए एज ए ग्राफ। ग्राफ बुरा मान जाएगा कि ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें बाकी तीन क्वाड्रेंट्स ही नहीं है, तो दिखना चाहिए बस थोड़ा सा, बाकी आपका फोकस कहाँ रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है। तो एक प्रॉब्लम उठा लेते हैं बेटा, सीधे के सीधे एग्जाम्पल से ले लेते हैं या फिर क्वेश्चन से ले लेते हैं। तो क्वेश्चन से ले लेंगे, क्वेश्चन से ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल तो आपके पास है भी सही, आप घर पे भी देख सकते हो, तो एक क्वेश्चन ही कवर होगा हमारा ना, बस टाइम की बड़ी कमी है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, अभी बहुत सारी बातें ऐसा मत सोचना टॉपिक हो गया है। अब वो जब तक एक आध क्वेश्चन नहीं कराएंगे ना तो मजा नहीं आएगा आगे का ना। अब देखो ये तो सीधे ही कह रहा है मैक्सिमाइज कर दो, मतलब इसमें इसने प्रॉब्लम नहीं दी, इसने तो मैथमेटिकली कन्वर्ट करके दे दिया जस्ट आपको, है ना। तो मैं चाह रहा हूँ भाई, एक्सरसाइज जो पहली है ना
उसमें आपको प्रॉब्लम तो दे नहीं रहा वो, है ना, प्रॉब्लम तो दे नहीं रहा। एक्सरसाइज जो सेकंड है उसमें आपको प्रॉब्लम दे रहा है। ये तो उसने मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके दे दी सीधी की सीधी। तो मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम उठाऊं जिसमें कन्वर्टेड ना हो। तो उसके लिए अब देखो डिफरेंट टाइप कौन कौन सी हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डाइट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डाइट प्रॉब्लम्स मतलब जैसे आपको मिनिमम इतने तो फैट चाहिए, इतने ग्राम तो फैट चाहिए आपके डाइट में, इतने ग्राम आपको विटामिन चाहिए, इतने प्रोटीन चाहिए, लेकिन फैट फिर इससे ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो मोटे हो जाओगे। प्रोटीन इससे कम नहीं हो जाना चाहिए, दुबले हो जाओगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने में आएगी, दैट इज कॉल्ड डाइट प्रॉब्लम्स, जो डाइटिशियन होते हैं सोल्व करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे आपको एक ट्रक है, उस ट्रक में आपको ज्यादा से ज्यादा इतना माल भरना है, लेकिन ऐसा तो ना भरे ही जाओगे, उससे एक्सीडेंट भी हो सकता है या फिर चालान कट सकता है। तो एक कैपेसिटी भी है उसकी, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज भी करना है आपको। पेट्रोल भी है, बहुत सारी बातें है ना, पेट्रोल डीजल भी देखना है। ठीक है, तो डाइट प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 6। देन एग्जाम्पल से ले लेते हैं, चलो एक काम करते हैं ना, एक्सरसाइज से नहीं लेते हैं। इस टाइप की कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम मिल जाए ना, क्योंकि अभी अपन उसी जोन में है, अपन ने किया भी है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। इसको करें, देखो पढ़ते हैं इसको। हम्म व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, अभी अपन ने प्रॉफिट की बात की थी, हाँ तो ये परफेक्ट होगा। थोड़ा सा इंट ले लिया मैंने आपके समझ, पहली बार समझने के लिए। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसको, है ना। सो लेट्स सॉल्व दिस एलपीपी प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स टू मॉडल्स ए एंड बी ऑफ ए प्रोडक्ट। मैंने कहा था ना कि हमेशा वो तो दो चीजों से डील करेगा। एक कंपनी है जो दो प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। जो मॉडल ए, मेरा प्रोडक्ट ए दो मॉडल बनाती है ना, जो मॉडल ए का जो एक पीस है उसमें 9 घंटे लगते हैं फैब्रिकेटिंग के लिए, 1 घंटा लगता है फिनिशिंग के लिए। जैसे मेरे को एक पीस बनाना है एक का, तो उसको मेरे को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो उसमें लेबर आज तो कितने लगते हैं, 9 घंटे तो उसको बनाने फैब्रिकेट करने के लिए लग जाते हैं, और फैब्रिकेट मतलब एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए लग जाते हैं। और फिर उसका फिनिशिंग के लिए मुझे कितना टाइम लग जाता है, 1 घंटा। टोटल ऐसे मिला के 10 घंटे एक प्रोडक्ट पे काम चलता है। मॉडल बी की कहानी दूसरी है, उसमें 12 घंटे लगते हैं लेबर आर्ट्स के, उसके फैब्रिकेशन के, और 3 घंटे लगते हैं, यानी फैब्रिकेशन के भी ज्यादा घंटे लग रहे हैं और फिनिशिंग के भी ज्यादा घंटे लग रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है साहब। अब आप कहोगे सर फिर बी को बनाओ मत, अरे बी प्रॉफिट भी ज्यादा दे रहा होगा, पढ़ लो एक बार, पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग, जो फैब्रिकेट करना है और फिनिशिंग करना है उसके लिए मैक्सिमम लेबर आवर्स मेरे पास 180 और 3 है, यानी कि फैब्रिकेटिंग के लिए 180 आवर्स ही मैं खर्च कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मशीनों से काम करवाए, मशीनें खराब हो जाएंगी, नहीं तो यार लेबर बीमार हो जाएगा। और जो फिनिशिंग का काम है वो आप मैक्सिमम 30 घंटे तक ही करवा सकते हो, ये आपकी हो गई कैपेसिटी। ठीक है, अब कंपनी को प्रॉफिट किस में ज्यादा है वो देखते हैं। तो 8,000 पे प्रॉफिट कमाती है मॉडल ए से, मतलब एक पीस से, एक पीस को बेचती है ना जब वो 8,000 पे। और मॉडल बी का, जब मैंने कहा था ना कि उसमें अगर घंटे ज्यादा लग रहे हैं तो प्रॉफिट भी तो ज्यादा है बेटा, 1.5 गुना है, 8,000 का 1.5 गुना। तो यू कैन नॉट इग्नोर दैट। आप नहीं कह सकते कि मॉडल ए ही बना दो सारे, है ना, आपको मॉडल बी के भी कुछ पीसेस तैयार करने पड़ेंगे। हाउ मेनी पीसेस ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक। ये सारी कहानी पर वीक की है, ये सारी कहानी पर वीक की है भाई। वो जो 180 घंटे है ना, वो भी पर वीक के हैं, ऐसे नहीं कि पर मंथ या रोज के तो हो भी नहीं सकते ना 180। तो पर वीक की कहानी है। टू रियलाइज ए मैक्सिमम प्रॉफिट, तो पहले तो आपको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि कितने तो मॉडल ए बनाओ और कितने मॉडल बी बनाओ, ये तो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है ना, जेड की एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो वैल्यू भी आपको बतानी। वो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो जेड की वैल्यू में पुटअप करना होगा बस, एक्स और वाई को, और जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, वो तो 1 मिनट का काम है उसके बाद। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अच्छा, इसने इस चीज को मेंशन नहीं किया, बट ये मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग प्रॉब्लम में ये अज्यूम किया जाएगा कि जितने भी आप बना रहे हो सब बिकेंगे, है ना। कोई टूटेगा फूटेगा नहीं, कोई डिफेक्टिव नहीं बनेगा, ये सारी चीजें आपको इग्नोर करनी है। मानना है कि सब जो बना रहे हो सब बिकेगा, सब बिकेगा। जैसे ट्रेडिंग में जो खरीद रहे हो वो बिकेगा, मैन्युफैक्चरिंग में जो भी बना रहे हो वो बिकेगा, डिफेक्टिव नहीं मिलेगा और बिकेगा ही बिकेगा। ठीक है, चलिए अब सुनिए ध्यान से। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करो, उससे पहले आप एक्स और वाई मानो। और एक्स और वाई क्या मानते हैं, 10th से सिखाते आ रहे हैं, जो पूछे उसी को एक्स और वाई मानो, जो पूछे वही। क्वाड्रेटिक में तो सोचना पड़ता था क्योंकि एक ही वेरिएबल होता था, लीनियर में सोचना ही नहीं है, दो वेरिएबल हैं, दो ही चीजें पूछ रहा है। क्या क्या पूछ रहा है कि कितने मॉडल ए के पीस बनाए जाएं, कितने मॉडल बी के। सो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पीसेस मैन्युफैक्चर्ड मैन्युफैक्चर्ड ऑफ मॉडल ए। पर वीक है, अंडरस्टूड है ना, वो लिख नहीं रहा हूं मैं, ऑफ मॉडल ए। एंड वाई बी द नंबर ऑफ
पीसेस मैन्युफैक्चर्ड ऑफ मॉडल बी। यहां तक कोई डाउट? बोलो। एज पर द गिवन क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा बताओ? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इसके सामने लिख देता हूं, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट की बात करें तो जो z हो जाएगा, वो प्रॉफिट बता रहा हूं मैं, देखो भाई ध्यान से। तो x अगर आपने मॉडल ए बनाया है तो एक मॉडल ए पे 8,000 रुपये मिलते हैं, प्रॉफिट मिलता है, और एक मॉडल बी पे 12,000 मिलते हैं। तो x नंबर ऑफ पीसेस ए हैं, तो टोटल ए के ऊपर कितना प्रॉफिट हो गया? 8,000 ए और 8,000 एक्स, सॉरी, और प्लस 12,000 वाई। इसको आपको करना है मैक्सिमाइज। दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z इक्वल टू 8,000 एक्स प्लस। यहां तो कोई डाउट? चलो लेट्स टॉक अबाउट द कंस्टेंट्स। लेट्स टॉक अबाउट द कंस्टेंट्स। सो जो चीज मेरे सामने है, मेरे को एक ही कंस्टेंट दिखाई दिया बस, और कोई कंस्टेंट? हाँ बस आर्स वाला ही कंस्टेंट है, और कोई कंस्टेंट नहीं है ना? है क्या? लेकिन आर्स वाले भी दो कंस्टेंट्स है ना, मॉडल ए का एक है और मॉडल है, इस तरीके से दो कंस्टेंट्स है ना, और एक नॉन नेगेटिव दो, तो चार कंस्टेंट्स हो गए, नॉन नेगेटिव को मिलाते हैं। चलिए सो कंस्टेंट्स की बात करते हैं। ओके, देखो। हाँ, नहीं नहीं, देखो एक्स और वाई तो मान ली नंबर ऑफ पीसेस। अब सुनो, ईच मॉडल ईच पीस ऑफ मॉडल ए, मॉडल ए का कोई भी पीस बनाओगे तो 9 घंटे तो लगेंगे फैब्रिकेटिंग में। तो फैब्रिकेटिंग के घंटे कितने लग गए? 9 एक पीस पे। आपने कितने बनाए? एक्स, तो कितने फैब्रिकेटिंग के घंटे कितने लग गए? देखो ये तो है फैब्रिकेटिंग के आर्स, फैब्रिकेटिंग आर्स, फैब्रिकेटिंग आर्स। और ये है मेरे, क्या था अगला? फिनिशिंग आर्स, फिनिशिंग आर्स। ठीक है, अब सुनना। तो आपने एक्स पीसेस बनाए मॉडल ए के, ये तो है मेरा मॉडल ए, यहां पे लिख देता हूं मैं मॉडल ए, और ये लिख दिया मैंने मॉडल बी। तो मॉडल ए के आपने कितने पीस बनाए? एक्स, और एक पीस में फैब्रिकेटिंग के आवर्स कितने लगते हैं? 9। तो एक्स पीसेस में कितने लगे? 9x। बोलो, खुशी समझ आया? एक्स पीसेस में कितने लगे? 9x। मॉडल ए के आपने एक्स पीसेस बनाए, और मॉडल ए में फिनिशिंग आवर्स कितना लगता है? 1 घंटा। तो 1 घंटा लगेगा, तो कितना लग जाएगा वो? हाँ, 1 मिनट, 1 घंटा लगता है। रुको रुको रुको, अब गलती ये हो गई, उल्टा करना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, अपने पास मॉडल ए की सीमित नहीं है, अपने पास फैब्रिकेटिंग आर्ट सीमित है, अपने पास फिनिशिंग आर्ट सीमित है ना। तो थोड़ा सा चेंजेस करो बस, ये मॉडल ए मॉडल बी यहां लिखो, और फैब्रिकेटिंग आर्ट्स फिनिशिंग आर्ट्स यहां लिखो। ठीक है, समझा? मॉडल ए, हाँ, मॉडल ए मॉडल बी, दोनों के फैब्रिकेटिंग आर्ट्स की लिमिट है ना हमारे पास, और दोनों के फिनिशिंग आर्ट्स की भी लिमिट है, फैब्रिकेटिंग आर्ट्स। इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है एग्जाम में टू स्कोर द फुल मार्क्स, है ना। और फिनिशिंग आर्ट्स जैसे अभी अपन प्रेजेंट कर रहे हैं, सेम टू सेम ऐसे प्रेजेंट करके आ जाना, कहीं कोई गलती नहीं होगी। ऐसे टेबल बना के आओगे तो बहुत मजा आ जाएगा चेक करने वाले को। सुनो क्या कहा, अब फिर से आओ। मॉडल ए के एक्स पीसेस आपने बनाए, और घंटे कितने लगते हैं? 9 घंटे। तो टोटल फैब्रिकेटिंग आर्ट्स कितने लगे? 9x। अब मॉडल बी के आपने वाई पीसेस बनाए हैं, और एक पीस पे फैब्रिकेटिंग आर्ट्स कितने हैं? 12, 12 है ना। सो वाई पीसेस पे कितने हो जाएंगे? 12y। अच्छा, टोटल फैब्रिकेटिंग आवर्स फिक्स हैं 180। समझ आया? टोटल फैब्रिकेटिंग आवर्स फिक्स है ना, कितने हैं? 180। तीसरा कॉलम आप टोटल का भी बना के आ जाना टेबल के अंदर, टोटल। तो टोटल कितने हैं ये? 180। सो ये लेस देन इक्वल टू 180 बन गया मेरा पहला कंस्टेंट। चलो इधर आओ, मॉडल है कि आपने एक्स पीसेस बनाए, और एक पीस पे फिनिशिंग फैब्रिकेटिंग आवर्स कितने लगते हैं? 1 आवर। तो ये एक्स पीसेस पे एक्स आवर्स लग गए मेरे। समझ आया? भाई इधर से तो अपन वैसे सही कर रहे थे, 9x प्लस एक्स टोटल मेरे फैब्रिकेट मॉडल एक घंटे हैं, लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं गिवन है आपको। लिमिट तो फैब्रिकेटिंग आवर्स और फिनिशिंग आवर्स की लिमिट गिवन है, तो यूं जोड़ना पड़ेगा, यूं जोड़ने से क्या फायदा? ठीक है ना, x प्लस आ जाओ। तो y पीसेस आपने बनाए हैं, और मॉडल बी के फिनिशिंग आवर्स कितने हैं? 3 घंटे, तो 3y।
और टोटल फिनिशिंग आवर्स की सीमित है मेरे पास संख्या 30। देखो आखिरी में पढ़ो, फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर्स आर 180 एंड 30। सो इसकी लिमिट है 30। तो ये हो गया मेरा सेकंड। तो ये तो हो गया मेरा कंस्टेंट नंबर 1, कंस्टेंट नंबर सेकंड। इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें तो किससे कट रहा है, छोटा करते हैं तो 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है ना, कंस्टेंट नंबर 1। और इसको करो कन्वर्ट, तो ये तो सेम ही है, क्या कन्वर्ट करना, लिख दो बस x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। ये कंस्टेंट नंबर 2। साथ में दो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स मैंने क्या कहा था, फ्री फोकट में मिलेंगे। नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स क्यों मिलेंगे, क्योंकि आप कितने भी पीसेस बनाओ नेगेटिव में तो बना नहीं सकते, जैसा मॉडल लेके बनाओ। और एक्स और वाई आपने क्या बनाया, नंबर ऑफ पीसेस। तो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स क्या हो जाएंगे आपके, ये तो मतलब एक तरीके से दहेज में मिले हैं, ये तो लेके घूमने ही पड़ेंगे, है ना। सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दीज आर द टू कंस्टेंट्स। तो प्रॉब्लम को हमने मैथमेटिकली कन्वर्ट कर दिया। मुद्दा इतना है कि ये सारी बातें एक्सरसाइज 1 में कन्वर्ट करके दे रहा है, और एक्सरसाइज 2 में अपन कर रहे हैं कि कन्वर्ट कर दी मैंने प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम है, इसको अपन सॉल्व कैसे करें, तो वो स्टेप्स वाले पार्ट पे अब अपन आ चुके हैं। ठीक है, शुरू करें। तो देखो स्टेप, मैं उसको साथ के साथ वो स्टेप्स भी पढ़ाता जाता हूं आपको क्या कहता है। In a linear programming problem, some constraints including non-negative constraints along with an objective functions are given. Yes or no? ठीक है। Which is to be optimized, that means maximized, और थोड़ा छोटा कर दूं, which is to be optimized, ज्यादा ही छोटा हो गया, पहले ही सही था। हाँ, which is to be maximized, optimized, that means maximized और minimized. We follow the following steps to solve, मतलब एक एल्गोरिथम तैयार कर रहे हैं अपन भी, पहले क्या करें, बाद में क्या करें, बाद में क्या करें। सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ द इनइक्वालिटी ग्राफ्स ऑफ द गिवन कंस्ट्रेंट्स। क्या कहा, सबसे पहला स्टेप, ग्राफ उठाया ना हमने, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उसका इनइक्वालिटी ग्राफ बनाना है, इंक्लूडिंग द नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। तो नॉन नेगेटिव का तो वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचते ही बन जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। अब उसके अलावा दो जैसे इसमें मिले, आपको मैक्सिमम 3 मिलेंगे, उसका आपको क्या बनाना है, इनइक्वालिटी ग्राफ बनाना है। वो कैसे करते हैं, तो बेटा चैप्टर नंबर 6 पढ़ो। तो अभी बनाए, तो ये पहले स्टेप पे ही रोक दिया मैंने इसको, है ना, पहले वो कर देते हैं, जितना ये कह रहा है उतना कर देते हैं। ठीक है, आ जाओ करने की तरफ। तो मैं दोनों के दोनों अपने जो ये है कंस्टेंट्स लिख दूं। याद है किसी को, क्या था, 3x प्लस, इधर लिख देता हूं मैं, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, एंड द सेकेंड वन वाज x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। पक्का। तो इन दोनों को ड्रॉ करना है आपको, कैसे ड्रॉ करते हैं बताओ। पहले तो वेरी गुड, ये सुनना चाह रहा था मैं। सबसे पहले आप इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज करोगे ताकि एक लाइन मिले, क्योंकि इक्वेशन से लाइन मिलती है, लीनियर इक्वेशन से, और फिर उसके इनइक्वालिटी को चेक करते हुए एक रीजन ढूंढना पड़ेगा। सो मैंने इससे क्या बनाई, एक लीनियर इक्वेशन बनाई जो कि कुछ ऐसी बनी, कैसी, 3x प्लस 4y, बस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर दो, दैट्स इट 60। और इससे बनाना जरा, x प्लस 3y इक्वल टू 30। बोलो यहां तक कोई परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या, नो। अब लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब लाइन को कैसे प्लॉट करते हैं, बोलो खुशी, लाइन को कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ के अंदर। दो लाइन से इसको प्लॉट करना है ग्राफ के अंदर, कैसे करते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 60 और x प्लस 3y इक्वल टू 30। हाँ बोलो, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, इसको ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे। y इक्वल टू mx प्लस c जानता ही नहीं हूं मैं, क्लास 10th में हूं, कैसे करेंगे, आई एम इन क्लास 10th, कैसे करेंगे। बस, तो बेसिक मेथड उस पर स्ट्रिक्ट रहो, है ना, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c में आपको स्लोप सोचना पड़ेगा, है ना। और वो मान लो टेन इनवर्स कुछ ऐसा आ गया, तो आपको पता है कि टेन इनवर्स समथिंग क्या होता है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेट लाइन के उस पर, हाँ उसका एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और उसी को यूज करूंगा मैं। अभी के लिए एक छोटा बच्चा है, आप 12th में एंटर ही हुए हो, मैंने क्या कहा, ऐसे मानो कि आप तो अभी एंटर ही हुए हो, आप नहीं जानते इतना, तो आप क्या कहोगे, सर 10th में बताया था आपने, एक्स की अलग अलग वैल्यूज ले लो, वाई की अलग अलग वैल्यूज ले लो, यानी कि 3 सॉल्यूशंस निकालो, ऐसे ही कहोगे आप, 3 सॉल्यूशंस निकालो। तो ये हो गया 10th वाला प्रोसेस। अब 11th वाला प्रोसेस क्या कहता है
कि इस स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर को आप पढ़ के आए हो ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c पे तो मत जाओ, क्योंकि उसमें तो टेन इनवर्स वाली गणित हो जाती है शुरू। लेकिन आप इसको लेकिन आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाओ, आपके लिए आसानी होगी और यूं ही चुटकियों में बन जाएगी। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, जहां पे ए तो होता है एक्स से टकराने वाला पॉइंट और बी होता है वाई से टकराने वाला पॉइंट। पॉइंट से पॉइंट मिलाओ, लाइन बन जाएगी। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बननी है मुझे पता है। हाँ, अगर सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में बनने के स्कोप्स होते ज्यादा वहां पे टकराने, तो फिर वो वाला तरीका भी फिर फेल हो सकता है। फिर तो एक ही तरीका है कि पॉइंट्स लो, अलग अलग एक्स और वाई के सॉल्यूशंस बनाओ, है ना। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि हमेशा आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और मजे करो। चलो जी, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3x/60 कितना होगा, x/20 होगा, प्लस 4y/60 बोलो, y/15, 60/61, इधर आओ, 30 से डिवाइड कराओ, x/30, 3y/30 यानी y/10। बताओ यहां तक समझ में आया कि खुशी? अब देखो कितना मजा आएगा लाइन ड्रॉ करने में। x पर 20 है नहीं वैसे मेरे पास, y पर 15 मार्क करना है, दैट्स इट। अब मेरे पास है ही नहीं, लेकिन वो तो एक काम करते हैं, इनको दो दो का गैप मान लेता हूं मैं, चलेगा ना? साइज छोटी कर दो इसकी एक बार। लेट्स से कि ये है 2, 4, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और भी बना दो आगे तक, 22, 24, 26, 28 एंड 30। यहाँ तक क्लियर है? चलो इधर भी। अच्छा, एक और चीज, आपको स्केल बराबर लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, बिकॉज वी आर डीलिंग विद लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। आपको स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे कि इधर अलग ले लिया उधर उधर अलाउड होता था। स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ना, उसमें अलाउड होता था कि इधर उधर, तो जरूरी भी नहीं होता था कि नीचे नंबर लो, नीचे आप नॉन रियल नंबर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो वहां पे अलाउड होता था, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आपको स्केल बराबर लेना है। अगर दो दो का गैप लिया है तो दो दो का ही लेना है। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, 22। ठीक है, यहां तक क्लियर? ओके, नाउ व्हाट? तो x पर 20 और y पर 15। x पर 20 कहां दिख रहा है, ये रहा, ये चेक कर लेना अच्छे से। और y पर 15 कहां दिखेगा, 14 और 15 के बीच में ये रहा, यहाँ पे आएगा लगभग। इन दोनों को मिला के लाइन बना दो, इन दोनों को मिला के लाइन बना दो। तो 14 और 15 के बीच, मैंने 7 और 8 के बीच में, यहां से शुरू कर दूं मैं, और इधर 10 पे 20 पे, है ना। थोड़ा आर पार भी बना दिया करो। डन, दिख रहा है? चलो सेकंड में एक्स तो है 30, तो अच्छा हुआ मैंने 30 बना दिया। ठीक है, एक्स तो है 30 और वाई है 10, ये रहा 30। ठीक है ना? देखो मैं डिजिटली बना रहा हूँ बच्चों, सो हो सकता है कि थोड़ी सी एक्यूरेसी में कमी हो, कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, मेरे पास कोई स्केल वगैरह नहीं है, थोड़े से लिमिटेड साधन है, तो समझने की कोशिश करना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। सो एक्स की वैल्यू 30, वाई की, तो आप समझ गए कि आप अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपको फायदा ही फायदा है, आपको सॉल्यूशंस नहीं सोचने जाएंगे। हाँ, इस चैप्टर में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस मेथड से लाइन ड्रॉ करी। उसने पहला स्टेप क्या कहा, ड्रॉ द इनइक्वालिटी ग्राफ। कैसे भी ड्रॉ कर बाहर में जा, मेरी तरफ से तेरे को कहीं से टीप के भी कर ले, मुझे पता नहीं, ठीक है ना। सो हम यही मेथड यूज करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, टीपना नहीं है लेकिन, है ना। ओके, आ जाओ। सो 10 और 15 को मिलाओ। 5 पे और यहाँ पे, ठीक है। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो यहाँ पे वैसे करीब करीब मुझे पता चल गया है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट का पता नहीं चलता या डाउटफुल होता है। उस केस में कैसे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, टेल मी। तो क्या एक एक पॉइंट चेक करोगे? सॉल्व कैसे करते थे? यूनिक सॉल्यूशन निकालो ना, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो साथ में, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, जो एक्स और वाई की यूनिक सॉल्यूशन निकलेगी वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर इसमें तो पता चल गया, लेकिन हर बार पता नहीं चलेगा ना, और पहला इक्वेशन कर रहे हैं तो मैं हर एक चीज बताऊंगा। सो लेट से मैं इक्वेशन को सॉल्व करके, यहाँ पे मैं रफली सॉल्व कर रहा हूँ और मैं इस पॉइंट को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइन टकरा रही है, और इन दोनों लाइन की इक्वेशन है मेरे पास। क्या इक्वेशन है, टेल मी। 3x प्लस 4y इक्वल टू 60, एंड दूसरी क्या है,
x प्लस 3y, तो मैं इसको लिख दूं x इक्वल टू 30 माइनस 3y, उससे मेरे को सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दूंगा। 30 माइनस 3y यहाँ पुटअप करूं तो 3 इंटू 30 माइनस 3y प्लस 4y इक्वल टू व्हाट 60, सो 90 माइनस 9y प्लस 4y इक्वल टू ये 60 है, ठीक है फाइन। सो माइनस 5y इक्वल टू माइनस 30 और y इक्वल टू 6, पुट द वैल्यूज 30 माइनस 3 इंटू 6 दैट मीन्स 30 माइनस 18। हाँ जी सर, 10 बजे का रखेंगे, हाँ 10 बजे निकल ही जाएंगे यहाँ से, है ना, गाड़ी वहां से लेनी पड़ेगी, हाँ ले आएंगे। सॉल्व करता हूँ मैं आपको 9:45 या 9:30 के आसपास। 30 माइनस 18 विल गिव मी 12, सो x इक्वल टू 12, वैसे भी वो आ रहा था देखो, x 12 और y 6, एग्जैक्ट इससे देखो अंदाजा लगाओ, देखो दोनों का टकरा रहे हैं, 6,3 पे टकरा रहे हैं, अपन ने डबल किया है, 6 का दुगना 12, 3 का कॉमा 3 का दुगना 6, सो वैसे भी मुझे यही मिला और वैसे भी यही मिला, ठीक है, जो मिल गया उसको मैं मार्क भी कर देता हूँ। क्या मिला ये पॉइंट 12,6, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बोलो खुशी, नो, हाँ जी। अब अभी तक काम बहुत सारा बाकी है ना, देखो अभी तो आपने लाइन ही ड्रॉ करी है ना, अब सबसे पहले एक एक लाइन का सॉल्यूशन रीजन देखो, सॉल्यूशन क्या होता है, एक पॉइंट होता है, सॉल्यूशन रीजन क्या होता है, एक एरिया होता है, तो हर एक इनइक्वालिटी एक सॉल्यूशन रीजन देती है आपको, तो दोनों का एक एक से बात करूंगा मैं, सबसे पहले ऊपर वाली से बात करता हूं, देखो भाई इससे बात कर रहे हैं हम लोग। सो ये क्या कह रहा है कि 3x प्लस 4y, भाई इससे तो आपने लाइन बना दी नीचे इक्वालिटी से, लेकिन ऊपर इनइक्वालिटी आपको रीजन देगी, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, इससे आपको एक रीजन आइडेंटिफाई करना है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 60 वाली लाइन कौन सी है, कहाँ है बताओ, पहली वाली लाइन थी नहीं शायद, पहली वाली लाइन ये थी, आपको इसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्क भी कर देना है जहां भी आपको स्पेस मिले, लेट से मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ कि ये लाइन क्या है, 3x प्लस, हाँ बोलो क्या है, 3x प्लस 4y, अरे लाइन इक्वल टू होती है, लाइन में कभी भी इनइक्वालिटी नहीं लगती, लाइन में इक्वालिटी लगती, तो अगर आप लाइन के बगल में कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इक्वल लगा के करोगे, है ना, और इस वाली लाइन को बोलो x प्लस 3y, ये लिख देने से क्या होगा, एक तो कंपलसरी भी ये लिखना, देखो मार्क्स पूरे चाहिए, और दूसरा लिखने से अपने को पता रहता है कि ये लाइन ये वाली, ये लाइन ये वाली, बार बार नहीं तो पन्ने नहीं पलटने पड़े, लाइन ड्रॉ करके आप छोटा सा कहीं भी मार्क कर दो, ठीक है, अब सुनना ध्यान से। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 60 वाली लाइन ये है, दिख रही है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली लाइन है। अब ये लाइन इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, या तो इधर या इधर, तो या तो इधर वाला सोल्यूशन, अब मैं चैप्टर नंबर 6 पे आ चुका हूँ, क्लास 11th में, उस टाइम ऐसे पढ़ाते थे लीनियर इनइक्वालिटी, या तो इधर वाला मेरा सॉल्यूशन रीजन है या इधर वाला मेरा सॉल्यूशन है। अगर इधर वाला मेरा सॉल्यूशन रीजन है तो इधर इस सॉल्यूशन रीजन में हर एक पॉइंट उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, और इधर वाला है तो इधर वाला करेगा। क्या हर एक को चेक करना है, नहीं, केवल एक काफी है, केवल एक काफी है। अच्छा सर केवल एक दोनों का करना है, नहीं, किसी का भी केवल एक काफी है। सुनना ध्यान से, क्या कहा मैंने, हर एक पॉइंट तो पॉसिबल भी नहीं है, एक एक पॉइंट बच्चा सोचता है एक एक पॉइंट चेक कर लेता हूं इधर का उधर का, तो तू एक एक पॉइंट भी दोनों का क्यों चेक कर रहा है, लेट से तूने उधर का चेक किया सेटिस्फाई हो गया तो फिर इधर का नहीं होगा, इधर का क्यों चेक कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, या फिर तूने अगर इधर का पिक किया तो फिर उधर का मत कर, अगर सेटिस्फाई हो गया तो ये रीजन है, सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उधर का रीजन है, उधर का पिक किया सेटिस्फाई हो गया तो उधर का रीजन है, नहीं हुआ तो इधर का रीजन है, क्योंकि तीसरा तो ऑप्शन है ही नहीं, दो ही तो रीजन बन रहे हैं, समझ गए ना। और सबसे आसान और सबसे ऑप्टिमम चीज जो बताई गई थी हमको चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 11th में भी, टेक ओरिजिन, ऑलवेज टेक ओरिजिन, चेक करने वाला पॉइंट कौन सा ले लो, ओरिजिन। बस एक बार एक जगह प्रॉब्लम आ जाती है जब लाइन खुद ओरिजिन से पास हो रही है, तो वो तो ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगी, उस केस में बस इधर उधर का पॉइंट ले लेना। अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, जैसे यहाँ पे नहीं हो रही है, तो टेक ओरिजिन एंड मस्त रहो, ठीक है। और वैसे भी आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हो तो आपको कॉन्वेक्स पॉलीगन तो इधर की साइड ही मिल रहा है, देखो ध्यान से, है ना। चलो जी, तो टेक ओरिजिन, ओरिजिन ये है, दिख रहा है आपको 0,0, पुट हेयर, सो 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, लेस देन इक्वल टू 60 होता है क्या, होता है क्या, 0 प्लस 0 यानी 0 लेस देन इक्वल टू 60 हो, लेस देन होता है ना, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुई ना, ग्रेटर देन तो नहीं आ रहा ना, टिक मार्क, टिक मार्क मतलब इस लाइन के इधर मैं एक मतलब वो डायरेक्शन मार्क कर रहा हूं, इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर, डन, सॉल्यूशन रीजन है। चलो इस लाइन से बात करते हैं, तो इस लाइन में भी टेक ओरिजिन, चेक करने के लिए ओरिजिन चेक करो, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 30 होता है क्या,
अगर हो जाए तो ओरिजिन साइड वाला आपका सॉल्यूशन रीजन है, अदरवाइज नहीं है। तो इस लाइन के भी इधर और इधर, समझ आया? ओके, अभी दो बाकी है नॉन नेगेटिव, भूल मत जाना क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों के हिसाब से जो रीजन आएगा, एक तो इधर इधर, ठीक है, इधर और इधर। और अगर इधर की साइड से आपने कुछ ड्रॉ किया है, जैसे इधर मेरे को दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो इधर ऐसे बना देना, और नीचे जितना भी आपने ड्रॉ किया, लेट से यहाँ तक ड्रॉ किया है, तो इधर बना देना, है ना, ऐसे डायरेक्शन मार्क करके आनी है आपको। अब इन सबका कॉमन रीजन बताओ, खुशी पता चल रहा है? देखो ट्राइंगल का बन रहा है, इस लाइन से इधर, देखो देखो देखो, इस लाइन से इधर, और एक लाइन ऐसे इस लाइन से इधर, और इसके ऊपर इसके ऊपर। बताओ खुशी, आइडेंटिफाई हुआ कॉमन रीजन? ये आइडेंटिफाई करना होगा, ये सबसे थोड़ा सा हेक्टिक टास्क है। रीजन बताओ, रीजन। क्या कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई करूं? रीजन बता दो फिर कर देना ना, कि जरूरी नहीं कि सारे अपन जो स्पेसिफाई करें उसकी जरूरत ही पड़े। ये वाला रीजन होगा ना बेटा, नहीं वहाँ आइडेंटिफाई दिस रीजन। तो ये ट्राइंगल का है क्या? दिस इज नॉट अ ट्राइंगल, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। चार वर्टिसेस है ना इसमें, पांच है, इवन एक दो तीन चार, नहीं पांच, चार ही क्वाड्रिलेटरल। सो दिस रीजन इज अवर क्या, ये कौन सा रीजन कहलाएगा बताओ? दिस इज द फीजिबल रीजन, ठीक है ना। ये तो सॉल्यूशन रीजन आ रहा था अपना अपना, सॉल्यूशन रीजन अपना अपना आएगा अपने अपने कंस्टेंट का, और उनका कॉमन रीजन विल बी कॉल्ड एज फिजिबल रीजन। ये वो रीजन है जो इसकी बात भी मानता है, इसकी बात भी मानता है, और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स की बात भी मानता है। तो ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि सबकी बात ये मानती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर से हर एक पॉइंट जो है वो पॉसिबल है। जैसे इसके अंदर से एक पॉइंट ले लिया मैंने, लेट से ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे, लेट से मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, इसके अंदर आ रहा है क्या, पॉइंट का नाम है इसका 8,4। तो 8,4 पॉसिबल है, यानी कि आप 8 तो फैब्रिकेटिंग मतलब 8 तो मॉडल ए बना सकते हो और 4 मॉडल बी बना सकते हो, पॉसिबल तो है एटलीस्ट। बनाओ नहीं बनाओ एक अलग बात है, लेकिन वो सारे कंस्टेंट्स को मानेगा, आपका फैब्रिकेटिंग आर्ट्स वाले कंस्टेंट्स को मानेगा, इसको मानेगा। लेकिन कोई कहेगा सर ये बना दो, ये क्या है, 14,14। तो आप 14,14 बना ही नहीं सकते, सारे को ही कर गया, एक भी हर एक के नॉन उसमें आ रहा है, सॉल्यूशन रीजन में आ रहा है। तो ये कुछ भी, लेट से किसी ने ये वाला मार्क कर दिया, देखो ये वाला, अब ये देखो इसके अंडर तो आ रहा है, इसके तो ये इधर है, लेकिन इसके अंदर नहीं है ना, इसके तो बाहर चला गया। तो ये एक को मान रहा है, नहीं मान रहा, दूसरा फिर इसको मान रहा है, नहीं मान रहा है ना, दूसरा फिर जो है इसको मान रहा है, नहीं मान रहा। तो ये वाला जो रीजन है जो अपन ने येलो मार्क किया हुआ है, दिस इज द फिजिबल रीजन। यहां तक कोई डाउट? अब फिजिबल रीजन के बाद भी कहानी थोड़ी सी बाकी है। अब इसके अंदर तो बहुत सारे पॉइंट सर, सारे उठाने लगूंगा क्या? नहीं, मैंने आपको हिंट दिया था, मैंने आपको हिंट दिया था कि कॉर्नर पॉइंट्स पर ही आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, इसके अलावा आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखूंगा। क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन? z इक्वल टू, है कि भूल गए? हाँ, एक टेबल बनानी है फिर उसके बाद आपको इस तरीके से, z इक्वल टू 9,000x, इस तरीके से टेबल बनानी है ना। ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऊपर लिख देना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये है मेरे कॉर्नर पॉइंट्स, कितने निकले? 4। ये तो है मेरे, एक मिनट रुको थोड़ा सा बड़ा बनाओ, दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स। तो एक कॉन्वेक्स पॉलीगन बना है, चेक किया आपने, मैंने क्या कहा, पॉलीगन बनेगा तो कॉन्वेक्स बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। अनबाउंडेड वाला आज की क्लास में अपन डिस्कस, क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस अभी नोट्स में लिखने का काम कम कर देंगे, ठीक है। सो कॉर्नर पॉइंट पहला, अब इसको मार्किंग भी करनी पड़ेगी बेटा। मार्किंग मतलब कुछ ए बी सी मार्क करना पड़ेगा ना। तो ये तो ओ होता ही है, एक ओरिजिन भी कॉर्नर पॉइंट याद रखना, हालांकि वो कभी भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा नहीं, लेकिन हमारी वो है प्रॉब्लम है कि हमको उसको भी चेक करना पड़ेगा। ओ, दूसरा बोलो उसको ले लूं ए, बताओ वो भी तो बताते जाओ साथ में। नहीं नहीं, वो बताओ उसके क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। हाँ 0,10, 0,10 ओ ये हो ही गया, बी ये हो गया, मार्क कर ही दिया था पहले, इसके लिए 12,6 के लिए अपन ये सॉल्व कर ही दिया था, और एक ये हो जाएगा सी। सी कितना है? 20,0, देख रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे मार्क कर देते हैं सबसे पहले ओ, ओ विच इज 0,0, दूसरा ए विच इज 0,10, एंड बी विच इज
0 12,6 एंड सी विच इज 20,0। एक हिंट है, मैक्सिमाइज करने वाले प्रॉब्लम्स में जनरली ऐसा होता है कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। मिनिमम वाले पे तो आपको इन पे भी मिल सकती है, जैसे 20,0 पे भी मिल सकती है, 0,10 में भी मिल सकती है ना। लेकिन मैक्सिमम पे एक हिंट है। अब इसको फिक्स मत मान लेना कि उसी को आंसर मान लिया। एक 99% प्रोबेबिलिटी ऐसे मान लो, 1% फिर भी चांस है। सो जेड इक्वल टू 9,000 इंटू जीरो, जीरो एंड वो पुटअप करो तो 9,000 इंटू जीरो जीरो, और 12,000 इंटू जीरो जीरो, जीरो आई इसकी वैल्यू बताओ, बोलो। जीरो। ठीक है, इधर आओ। z इक्वल टू 0 इंटू 9,000, ये तो जीरो, 10,000 इंटू 12,000 यानी कि 1,20,000। तो टोटल मिलाया तो 1,20,000। ठीक है, इधर आओ। z इक्वल टू 12 इंटू 9,000, 12 9 जा 1,08,000। और इधर आओ, 6 इंटू 12, 6 की 72, 72,000 ये। तो टोटल कितना हुआ, 1,08,000 और 72,000, 180, 1,80,000। ठीक है, और लास्ट वाला जो हो जाएगा z इक्वल टू 20 इंटू 9 यानी कि, अब प्रॉब्लम हो गई बेटा तगड़ी वाली। अच्छा हुआ ये इधर ही डिस्कस हो गया, अच्छा हुआ। क्योंकि ये क्या, कोई चीजें होती हैं जो क्या होता है मिस हो जाती है ना, तो फिर मैं भी भूल जाता हूँ बताना। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पिक किया है। मान के चलो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सॉल्व हो गई कम टाइम में, है ना, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट थी एज पर द नीड ऑफ द आर। हाँ जी, हाँ जी। अब सुनना ध्यान से, पहली चीज, इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है ना, 1,20,000 है, इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है ना, वो आती है आपकी मैक्सिमम वैल्यू। और एक्स कॉमा वाई वो होता था आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन उस पॉइंट पे, है ना। और जो मिनिमम होती है वो होती मिनिमम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मिनिमम निकालने जाऊं तो मिनिमम है 0,0, इससे कम प्रॉफिट आप कमा नहीं सकते, है ना, नेगेटिव में जा नहीं सकते। हाँ, कुछ बनाओ मत, मस्त रहो, ना तो एक्स बनाओ ना वाई बनाओ, और बढ़िया घर पे सो तबियत खा के। ठीक है, अब मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो इनमें से जो लेट से कि एक बार के लिए मान लो कि ये मान लो कि 1,70,000 आता, तो मेरा आंसर आ चुका होता। क्या आंसर आता कि सर 12 तो बना दो आप मॉडल ए, 6 बना दो मॉडल बी, और मैक्सिमम प्रॉफिट भी पूछा है ना कंपनी का, तो वो है 1,80,000 रुपए पर वीक। ठीक है ना, खत्म कहानी हो जाती, और बढ़िया क्वेश्चन खत्म करके आगे में बढ़ जाता। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि आपके मैक्सिमम वैल्यू एक जगह नहीं आ रही है, दो जगह आ रही है। इससे आप क्या डिसीजन लोगे, आप खुद सोचो, इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे कि दो जगह आ रही है, तो आप क्या कहोगे बताओ। कि दो पॉसिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, कि या तो आप 12 प्रोडक्ट वो बना दो, 6 प्रोडक्ट ये बना दो, उससे भी 1,80,000 मिल जाएगा, वो भी फीजेबल है। और मैंने कहा था बाउंड्री के ऊपर वाला भी फीजेबल है ना, तो बाउंड्री पे ही आ रहा है तो वो फीजेबल है ना। और 20,0 बना दोगे ना, यानी आप मॉडल ए बना दो 20, मॉडल बी को भाड़ में जाने दो, आप पूरे पूरे मॉडल ए बना दो, उससे भी 1,80,000, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट ही तो चाहिए, 1,80,000 उससे भी मिल रहा है। तो तनिष्क का आंसर है कि सर दो पॉसिबल सॉल्यूशन है। खुशी, व्हाट्स योर आंसर? सेम आंसर और डिफरेंट आंसर? अनिश का आंसर है कि दो पॉइंट पे आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट तो फिक्स है 1,80,000, उससे ज्यादा तो कंपनी कमा ही नहीं सकती पर वीक, इससे ज्यादा नहीं कमा सकती। लेकिन वो किस तरीकों से कमा सकती है, तो आपने दो तरीके बताए, ऐसा कर लो या ऐसा कर लो। आप बताओ कि यही दो तरीके होंगे, या कुछ कम ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं, या कुछ और तरीका भी है, टेल मी। यही होंगे। 20,0 फिजिबल है ना, फिजिबल रीजन है और पॉसिबल भी है, एज पर द क्वेश्चन, एज पर द प्रॉब्लम, एलपीबी प्रॉब्लम तो पॉसिबल है। अब सुनना ध्यान से, इधर देखो। तो आपके हिसाब से, आप दोनों के हिसाब से, बी और सी पॉइंट आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। बी और सी देख पा रहे हो आप, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा बी, सी ये रहा। ठीक है, अब बी और सी के बीच में लेट से कहीं पर भी मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया, यहाँ पे डी, इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो रहे होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ भी रहे होंगे, क्या वो 1,80,000 वैल्यू नहीं देगा आपको? नहीं देगा? तो फिर तो डी भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन हुआ ना, बाउंड्री में आ रहा है। ये लो मैंने ई भी मार्क कर दिया, वो भी देगा। अगर बी और सी दोनों दे रहे हैं तो बी और सी के बीच के सारे पॉइंट्स देंगे। तो अब सुनना कंक्लूजन, या तो एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, या इनफाइनाइट होते हैं, दो तो होते ही नहीं है। या तो एक ही होता है या इनफाइनाइट होते हैं। यानी 1,80,000 प्रॉफिट तो फिक्स है, बट वो प्रॉफिट जो है बी और सी के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे अटेन किया जा सकता है।
इज दिस थिंग क्लियर टू यू? भाई आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी है ना, इतना तो पता है भाई, स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई वैल्यू आ रही है तो हर एक पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा ना, केवल बी और सी थोड़ा ना करेगा। अब कोई ऐसे भी कह देता है कि सर फिर आना, ये तो बी और सी के आर पार भी जा सकती है, कैसे? बी के आर पार मतलब जैसे ये बी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, तो बी के इधर भी चले जाओ और सी के इधर भी चले जाओ, तो बेटा वो फिर मेरे फीजिबल से बाहर हो गया ना, क्योंकि मेरा फीजिबल कहां से शुरू हो रहा है, यहां से, चेक करो, मेरा फीजिबल यहां से शुरू हो रहा है, तो वो तो फीजिबल के भी बाहर चला गया, तो बी और सी के पार तो नहीं जा सकता, लेकिन बी और सी के बीच में तो सब कुछ माना जाएगा कि यही मेरा फीजिबल जो मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है। समझ में आ गई क्या सारी बात? अच्छा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है हमारी। इसको इसके थोड़ी रंग रोग, हाँ इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है लेकिन प्रॉफिट फिक्स है, तो इसको थोड़ा सा साज सज्जा भी करनी होती है इसकी, कैसे? ऐसे आपको इसको डॉटेड नहीं बनाना, क्योंकि ये बाउंड्री के ऊपर वाले भी फिजिबल सॉल्यूशंस हैं, आपको शेड भी करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा, आपको घर पे बैठ के आज की तारीख में इसकी प्रैक्टिस करनी है, कैसे आप टाइम सेव करोगे इसमें। ठीक है, डन, ये क्लियर है? तो इस तरीके से ये करके आना है, और बी और सी के बीच में ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो उसको और थोड़ा डार्क करना है। वैसे तो एक पॉइंट होता मैं इसको मार्क कर देता, दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, लेकिन अब हमारा एक पॉइंट नहीं, हमारे लाखों पॉइंट है, तो बी और सी के बीच में इसको और डार्क कर देता हूं, चेक करो, इसके बीच के सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है ना। ठीक है, डन। ठीक है, अब इसके आगे लिखेंगे क्या वो सुन लो। भाई इतना तो कर दिया, लेकिन अब आगे इसको बताऊं कैसे बी और सी, तो इसके आगे क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे हम हेयर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड, व्हाट इज जेड बोलो? 12,000 is attained at 2 points, is attained at two corner points, is attained at two corner points। और पॉसिबिलिटी होती बेटा, अगर एक पे होता तो मैं आपको एक पे बता के छोड़ देता ना, मुझे याद आती ना, पता नहीं याद आती नहीं आती, आ जाती तो कह नहीं सकते, बट अभी अच्छा हुआ कि इस क्वेश्चन से अपन ने डील किया। इज अटेंड एट टू कॉर्नर पॉइंट्स दैट आर, विच आर बी एंड सी। बी बोलो क्या है? 12,6, एंड सी बोलो 20,0। इस पे अटेंड हो रहा है। So the optimal solutions are, so there are infinite optimal solutions, there are infinite optimal solutions। अब याद करो बेटा, टेंथ में तीन तरह के सॉल्यूशंस कौन कौन से पढ़ाए थे मैंने, याद है? यूनिक, मैनी, इनफाइनाइटली मैनी, नो। कभी भी पढ़ाया था टू सॉल्यूशंस, या तो यूनिक होता है या इनफाइनाइट होते हैं, टू तो होते ही नहीं है लीनियर में, होते हैं क्या कभी टू? या तो यूनिक होता है या फिर होते हैं तो फिर इनफाइनाइट, तो यूनिक नहीं निकला तो अब इनफाइनाइट है, लेकिन है कहां? जो दो पॉइंट पे निकला उसके बीच में। ठीक है, देर आर इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस at all points, at all points lying between, हाँ लाइंग ऐसे लिख दो, लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट बीसी, बीसी लाइन सेगमेंट पे लाई होने वाला है हर एक पॉइंट, लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट बीसी, लाइन बीसी मत लिख देना, क्योंकि लाइन बीसी में तो बी और सी के पार भी चली जाएगी, उधर नहीं है हमारे पास सॉल्यूशन, हमारे पास बी और सी के बीच में ही सॉल्यूशंस है, मतलब उधर प्रॉफिट तो 1,80,000 ही मिलेगा। समझना ध्यान से क्या कह रहा हूं, इधर आओ वापस देखो, बी और सी के पार जो ये लाइन जा रही है, ये वाली और ये वाली, इस पे प्रॉफिट तो 1,80,000 मिलेगा आपको, इधर भी मिलेगा, लेकिन वो फीसेबल नहीं है, फीसेबल में मेरे यही वाले पॉइंट, हाँ वो घंटे की लिमिट को पूरा नहीं करते, वो फैब्रिकेटिंग की लिमिट को पूरा, या कुछ और कंस्टेंट्स को पूरा नहीं करते, तो 1,80,000 आपको कंस्टेंट्स के इन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर तो ये बी और सी के बीच में ही मिले। ठीक है, ऑन द लाइन सेगमेंट बी सी, एंड ऑल्सो ऑल्सो टोटल प्रॉफिट भी उसने पूछा था, या मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट इज ₹80,000, मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ऑफ द मैन्युफैक्चरर is ₹1,80,000। ये क्वेश्चन खत्म होता है, यहाँ पे स्केल चेंज करते हैं तो लिखना पड़ता है, तो स्केल एक चीज रह गई वो आप लिख देना, ये तो आप 10th 11th से सीखते आ रहे हो। एट एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स, एट वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स। अगर चेंज नहीं करते हैं तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर करते हैं तो लिखना होता है। बताइए बेटा, एलपीपी समझ में आया? अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है,
थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो 4 नंबर सूखे सूखे हैं, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम भी बड़ी आसानी से हो जाती है। और क्योंकि आपका वेटेज 4 नंबर का ही है, तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि आपको वो एक प्रॉब्लम देगा जिसमें 2 ही कंस्टेंट देगा। अब अगर डायरेक्ट मैथमेटिकल अभी बाकी है, वो स्टेप्स तो सुन लो, है ना, नोट्स नोट डाउन भी तो करना है, अपन एक स्टेप पे अटक गए अभी तो, है ना, बाकी मैंने ऐसे ओरली बता दिया है ना। हाँ, क्या कह रहे थे कि अगर आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर 12.1 से आया तो ऐसे मान के चलना 3 कॉन्स्टेंट्स आएंगे, एक लाइन और बनेगी अभी, है ना। और अगर 12.2 से आया तो उसमें आपको प्रॉब्लम को कन्वर्ट भी करना है मैथमेटिकली, तो फिर 2 ही देगा, है ना, ऐसा मोस्ट प्रोबेबल थिंग है। दूसरी चीज, अभी बाउंडेड ही कवर हुआ है बेटा, अनबाउंडेड बाकी है, लेकिन मैं आज की तारीख में सब कुछ नहीं बताना चलता, बहुत ज्यादा होच हो जाएगा। तो मैं नोट्स में तो बता रहा हूँ, अभी ओरली डिक्टेट तो कर रहा हूँ, इसकी प्रॉब्लम कल मैं स्टार्ट ही अनबाउंडेड से करूंगा, या फिर एक प्रॉब्लम पहले बाउंडेड से करके फिर अपन अनबाउंडेड प्रॉब्लम करेंगे। और मेरी तरफ से बेटा ये कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। कल मैं 2 प्रॉब्लम करवाऊंगा, एक बाउंडेड वाली फॉर द प्रैक्टिस, और एक अनबाउंडेड के एक्चुअल अनबाउंडेड में क्या होता है ना। उसके बाद 5-6 क्वेश्चन इधर है, 5-6 क्वेश्चन इधर है, आपको 2 दिन में बैठ के प्रैक्टिस करनी है, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं, इस चैप्टर की देना भी नहीं है आपको टाइम। डन, ऑल थिंग्स क्लियर। चलो अब फटाफट से देखो स्टेप्स में आपको क्या क्या लिखना है। आइए, पहले स्टेप तो अपन ने कवर कर ली थी, हालांकि अपन ने तो सारा ही कवर कर दिया। ड्रॉ द इनइक्वालिटी ग्राफ ऑफ द गिवन कांस्टेंट, इतना तो हो गया, ठीक है, 1 मिनट बस। डिटरमाइन द फिजिबल रीजन, यानी फिजिबल रीजन क्या होता है, जनरली एक कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है ना। अनबाउंडेड वाला केस अभी इसमें इस चैप्टर उसने बताया नहीं है ना। जनरली क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। फिर फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, अपन ने पता लगाया ओ ए बी सी 4 निकले थे अपने, क्वाड्रिलेटरल बना था। फिर उसके बाद कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ जेड एट ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स जितने भी निकले ना फिजिबल रीजन, जैसे 4 निकले तो उस पर जेड की वैल्यू पता लगाओ, मैक्सिमम मिनिमम जिसको भी आपको करना है ना। एंड लेट द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग देम बी कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, जो उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू है इसको कैपिटल एम मानो, अभी टोटल एल्गोरिथम की बात कर रहा है ना, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसको स्मॉल एम मानो, मैक्सिमम एम फॉर कैपिटल, एम फॉर मैक्सिमम, स्मॉल एम फॉर मिनिमम। ठीक है, अब इसके बाद 2 बातें हो सकती है रिस्पेक्टिवली, यहां तक हो गया। इसके बाद 2 बातें हो सकती हैं, आप चेक करो आपका रीजन बाउंडेड है या देखो मैक्सिमम मिनिमम तो दोनों में मिल सकती है, जैसे अभी तो 2 पॉइंट में मिली, इस बात को एक बार इग्नोर करो। 2 पॉइंट पे मैक्सिमम मिली, इस बात को तो एक बार बिल्कुल इग्नोर ही कर दो, है ना। ऐसे मानो 1 पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रही है, 1 पॉइंट में, लेकिन अभी भी ये मैक्सिमम मिनिमम है या नहीं है, इसकी गारंटी कौन देगा, बाउंडेड रीजन देगा। अगर अनबाउंडेड है तो अभी भी गारंटी नहीं है ना, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो क्या कह रहा है, चेक वेदर द रीजन इज बाउंडेड और अनबाउंडेड। इन केस द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, हो गए मजे, द प्रोसेस स्टॉप्स। इन केस द रीजन इज बाउंडेड, हालांकि ये चीज तो पहले चेक हो जाती है, बट एल्गोरिथम के हिसाब से आपने एम और एम तो निकालना है, कैपिटल एम स्मॉल एम निकालना, फिर आपको चेक करना है, अगर बाउंडेड है तो प्रोसेस हो गया स्टॉप। और अब जो लार्जेस्ट है वो तो लार्जेस्ट है, और जो स्मॉलेस्ट है वो, नाउ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू कैलकुलेटेड एट अमंग द कॉर्नर पॉइंट्स, कैलकुलेटेड एट among the corner points above, that is capital N and small m, are respectively the maximum and minimum value of z subject to the given constraints। खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बट इन केस द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, जो कि अपन कल करेंगे, तो फॉलो स्टेप नंबर 6, यानी स्टेप नंबर 6 का अस्तित्व ही तब है जब रीजन क्या आ जाए, अनबाउंडेड। अब करना क्या है, रफली सुन लो, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। अब क्या करना है आपको, अब आपके सामने जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल 9000x था ना, प्लस क्या था, सुनना ध्यान से, मैक्सिमम करना है तो लगाओ ग्रेटर देन, ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको काटने के बाद क्या लिखा वो मत लिखना, अगर किसी को काटे ओरिजिनल लिखना, 9000x प्लस 12। ग्रेटर देन है तो मैक्सिमम निकालना है तो ग्रेटर देन, और मिनिमम निकालना है तो लेस देन, कई बार दोनों निकलवाता है जिसके चांसेस कम है, तो फिर एक बार ग्रेटर देन करके देखना, एक बार लेस देन। तो मैक्सिमम निकालना है, लेट से मैक्सिमम करना था, ग्रेटर देन लगा दिए। ग्रेटर देन क्या लगाऊं मैं, जो, हाँ कैपिटल एम, यस वेरी गुड, कैपिटल एम, जो 1,80,000 आपने निकाला ना वो लगाओ। और ये भी एक इनइक्वालिटी बन गई, बन गई क्या, इस इनइक्वालिटी को भी उस ग्राफ में प्लॉट करो, और सुनना ध्यान से वेरी क्लियरली, इस इनइक्वालिटी को भी ग्राफ में प्लॉट करो, यानी तीसरी इनइक्वालिटी भी हो जाएगी, उसका भी कोई कॉमन रीजन है, उसका भी कोई रीजन होगा, या तो इधर वाला इधर वाला, उस रीजन में और हमारे फिजिबल रीजन में अगर एक बी पॉइंट कॉमन है तो हम कहेंगे देयर इज नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। पॉइंट कॉमन नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो जो हमने निकाला है ना 1,80,000, वो वाकई में मैक्सिमम वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू होगी पॉसिबल ही।
समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब इस पूरी बात ऐसा क्यों होता है ये भी बताऊंगा मैं, बट विद ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ बताऊंगा ना, तब मजा आएगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो क्या कहता है ये, आगे पढ़ो कि टू चेक वेदर कैपिटल एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, कैपिटल एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड है या नहीं है, ड्रॉ द इनइक्वालिटी ग्राफ ऑफ, ये तो इनइक्वालिटी फंक्शन था ही सही, ग्रेटर देन एम लगा दो उसके आगे, है ना, ग्रेटर देन, और जो भी हमने एम निकाला जैसे 1,80,000, इसका इनइक्वालिटी ग्राफ बना दो। इफ देयर इज नो पॉइंट, if there is no point in common between the feasible region and the solution set determined by the inequality x plus by greater than m, then capital M can be declared as the maximum value of z subject to the given constraint. Otherwise z has no maximum value, अदरवाइज z की कोई मैक्सिमम वैल्यू डिटरमाइन नहीं की जा सकती, है ना। और बी पार्ट है कि अगर आपको मिनिमम चेक करनी है तो आप इनइक्वालिटी ग्राफ लेस देन m बना दो, जैसे उसमें कैपिटल ग्रेटर देन कैपिटल एम बना रहे हो, इसमें लेस देन स्मॉल एम बना दो, इसको प्लॉट कर दो, और इसका जो सॉल्यूशन रीजन है, इसका जो सॉल्यूशन रीजन है और फिजिबल रीजन है, उसका कॉमन रीजन निकालने की कोशिश करो, ठीक है ना। इफ देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन बिटवीन द फिजिबल रीजन एंड द सॉल्यूशन सेट डिटरमाइंड बाय द इनइक्वालिटी ग्राफ दिस, देन स्मॉल m कैन बी डिक्लेयर्ड एज द मिनिमम वैल्यू, है ना, ऑफ z सब्जेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट्स। अदरवाइज कैपिटल Z की कोई मिनिमम वैल्यू भी नहीं है अगर कोई कॉमन पॉइंट आ जाता है तो। एंड बिकॉज वी हैव द ग्राफ, तो आप देखो, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल मान लो जो आपने इनइक्वालिटी बनाई, इधर देखो, आपने जो इनइक्वालिटी बनाई अभी वाली 9,000 एक्स प्लस 12,000 ग्रेटर देन, मान लो वो लाइन इधर से ऐसे पास हो रही है, ऐसे मान लो ऐसे पास हो रही है ना, या फिर इधर से मान लो ऐसे पास हो रही है, यहां से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है। अब अगर इसका इधर वाला पार्ट सॉल्यूशन रीजन है, अब देखो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगाया, क्या लगाया, केवल केवल क्या लगाया, ग्रेटर देन। तो उधर इक्वल टू भी है, कंस्टेंट्स में तो इक्वल टू भी लगा हुआ है और इधर नहीं लगा हुआ है, तो जो पॉइंट पे टकरा रहे हो वो पॉइंट उधर ही शामिल है, इधर शामिल नहीं है, तो वो पॉइंट कॉमन पॉइंट नहीं माना जाएगा, दोनों का एक्सक्लूडेड पॉइंट माना जाएगा। तो लेट्स से अगर इसके इधर वाली पार्ट पे है, तब तो मैं कह दूंगा नो मैक्सिमम सॉल्यूशन, क्योंकि इसके इधर वाली पार्ट तो फ्री फिजिबल रीजन से कॉमन हो गया, देखो हो गया ना, हो गया ना। लेकिन अगर लेट से इसके इधर वाली पार्ट में है तो फिर वो क्या हो जाएगा, तो वाकई में जेड हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो लाइन इधर से आती, तो इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे 1,80,000 मिल रहा है मुझे, मिल रहा है, तो इधर भी मिल रहा है, 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 हर एक जगह मुझे क्या मिल रहा है, 1,80,000 मिल रहा है, तो नहीं मिला ना एक पॉइंट, तो कॉमन नहीं आना चाहिए। समझ में आ गई बात, कॉमन क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारे पॉइंट्स हैं वापस अगेन, तो उसकी मिनिमम वैल्यू और भी छोटी हो सकती है। फिजिबल के अंदर घुसोगे, कॉर्नर पे तो मिनिमम मिल रही है, अंदर घुसोगे तो और मिनिमम मिलेगी, तो और भी मिनिमम हो सकती है, और भी मिनिमम हो सकती है, तो एज सच कोई मिनिमम वैल्यू उसकी नहीं है। डन, ठीक है। चलिए तो नोट डाउन द पॉइंट्स, सारे नोट्स नोट डाउन करो अच्छे से आज, और कुछ एक क्वेश्चन होमवर्क करो। एक्सरसाइज 6.1 उसकी दे रहा हूं मैं, 12.1 की दे रहा हूं, ताकि अपन डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दें कल, ठीक है। तो बेटा 1 to 6 ही है, अब मैं तो क्या कहूँ, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे आपको फायदा ही है। कितने हैं टोटल, टोटल तो 10 है होने में, तो टोटल 10 है ना। सो वी विल डू वन थिंग, आप 1 to 6 सॉल्व करके आओ, 7 to 10 मैं कराता हूँ, ठीक है, डन। जो ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है, जिसपे वो 2 पॉइंट्स आ सकते हैं, वो शायद वो नीचे ही है मेरे हिसाब से। 7 to 10 मैं कराता हूँ, 1 to 6 घर से सॉल्व करने की कोशिश करो, और बताओ कोई प्रॉब्लम है, ठीक है बेटा। ओके चलो कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड